हो जाए कि हम लोग कौन से डेज पर कौन सी चीज को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारा टोटल जो पूरा सिलेबस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वो 5 यूनिट्स में है। आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग यूनिट 1 कवर करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी, मॉडल कौन कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज होता है जिसके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं। इवन अगर किसी के मतलब माइंड में अगर थोड़ा डाउट है रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जो हमारी लास्ट क्लास होगी उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दूंगी, साथ साथ में उसको डिस्कस भी कर लूंगी कि उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। इवन जो हमारा ये वाला सिलेबस है ये एसओएल की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और जो हमारी इसकी स्टडी मटेरियल है वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इवन एज अ नोट्स में जो आपको पीपीटी है वो भी एट एंड ऑफ द क्लास मैं आपसे शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग उसको भी रेफर कर सके एज अ नोट। पूरी पीपीटी में हर क्लास के एंड में हर यूनिट की आपके साथ शेयर कर दूंगी चैट में, आप वहां से उसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर किसी को ऐसा होता है कि पीपीटी नहीं मिलती तो मैं ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग उसको ड्राइव से भी एक्सेस कर सके। यूनिट 1 के बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो होती है हमारी यूनिट 2, जो हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर पे डिपेंड है, और कह सकते हैं कि पूरा इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बात करती है। जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर की, पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं हम, वैल्यूज, एटीट्यूड, लर्निंग। ये जो सारे मतलब यूनिट 2 हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। परसेप्शंस, इमोशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं कि इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चन आते रहे हैं। साथ ही में अगर हम बात करें तो हमारी जो यूनिट 3 है वो हमारी मोटिवेशन और कम्युनिकेशन पे है, कि इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की। हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशंस के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ में हम लोग ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, कम्युनिकेशंस, और ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो हम यूनिट 3 में कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो होती है हमारी यूनिट 4, जो हमारी ग्रुप बिहेवियर और लीडरशिप पर है, कि जिसमें हम लोग ग्रुप डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ में ग्रुप नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, लीडरशिप के स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा हम लोग यूनिट 4 में कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारी लास्ट यूनिट है वो हमारी होती है डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इवन आपने अगर अभी तक आप लोग 6 सेम में है तो जो आपने प्रीवियस भी पढ़े होंगे उसमें आपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। और अगर आप लोग आगे कोई पीजी में स्टडीज वगैरह का सोच रहे हैं तो जो ये वाला हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है ये आपको एमकॉम वगैरह में भी देखने को मिलता है। इवन अगर आप लोग आगे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं तो उसमें भी जो ये सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बुक की बात करूं, हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है एसओएल की वेबसाइट पे, मैं आपको पीपीटीज वगैरह भी शेयर कर दूंगी, मैं और भी आपको स्टडी मटेरियल्स और मतलब बुक्स की पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ताकि आपके पास एज अ मटेरियल की कोई कमी ना रहे जिससे कि आप प्रिपेयर कर पाए। बाकी अगर कोई बुक रेफर करना चाहता है तो टीएन छाबरा, जो हमें यहाँ पे रेफरेंस में भी दी गई है, ये बुक अच्छी है। आप चाहे तो टीएन छाबरा परचेज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ये भी अच्छी है। बाकी पीपीटी और मैं बार बार यही बात बोलूंगी, स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, बहुत सही है मटेरियल। अगर उसको भी आप अच्छे से करके जाते हैं तो आप इजिली अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप सिलेबस में अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके पास सिलेबस ये अवेलेबल होगा। किसी को सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है? किसी को सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है? आप लोग चैट में लिख सकते हैं, मैं चैट आप लोगों की पढ़ रही हूँ, तो अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो आप चैट में लिखकर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, सो आज हम लोग अब फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, जो हमने पढ़ी थी कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें हम लोग अब इस यूनिट में कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट्स, की एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, चैलेंजेस क्या क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारा अभी हम लोग रिवाइज करेंगे। और इन सबको हम लोग आज ट्राई करेंगे कि हमारी जो अभी ये 2 घंटे की क्लास है उसमें हम लोग पूरी यूनिट 1 को कवर कर ले। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारी बात आती है वो आती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है?
क्योंकि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट है क्या। अगर मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझाऊं तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से आप लोग क्या समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में कौन लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो लोगों से ही चलता है। तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या पढ़ना पड़ता है, हमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ती है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें हैं जो एक ह्यूमन के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। इन सब चीजों को एग्जामिन करना, इन सब चीजों को समझना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई कंपनी है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि वहां पे जो लोग वर्क करते हैं वो लोग कैसे बिहेव करेंगे या उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उनको कौन सी चीजें हैं जो उनको मोटिवेट कर सकती है, अगर मुझे इन सब चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो मैं अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे ले जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हिसाब से अपनी चीजें बनाती रह रही हूँ, अपनी पॉलिसीज बना रही हूँ और मुझे ये बात पता ही नहीं है कि जो मेरे एम्प्लॉयज वगैरह हैं वो डिमोटिवेटेड है, वो नहीं चाह रहे, वो जबरदस्ती वर्क कर रहे हैं, तो क्या वो अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। तो क्या होगा, जब उनका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा तो उससे इवेंचुअली मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस पर फर्क पड़ेगा। तो अगर बात करें ओबी, ओबी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, कि ह्यूमन का बिहेवियर वर्क पे कैसा है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसी के साथ हम बात करें तो ओबी इज स्टडी एंड द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एज इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप बिहेव। मतलब कि ओबी में हम ये स्टडी करते हैं कि जो लोग हैं वो एज अ इंडिविजुअल क्या बिहेव कर रहे हैं या फिर एज अ ग्रुप क्या बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिविजुअली कुछ और हो सकता है मैं बिहेव करूं और साथ में अगर मैं कोई ग्रुप हूं तो मेरा कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अकेली हूँ तो अभी मेरे पास एज इंडिविजुअली मेरा क्या गोल होगा, मुझे अच्छी सैलरी मिले। और अगर मैं ग्रुप में हूँ तो मेरा क्या होगा कि भाई मुझे पेयर्स अच्छे मिले, मैं जिस ग्रुप में वर्क कर रही हूँ वो लोग अच्छे हो, वो मेरा साथ दे। तो हमारी चीजें डिपेंड करती है। तो हम लोग ओवी में नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि हाउ पीपल बिहेव, कि अगर वो मैं अकेली हूं तो मैं कैसा बिहेव करूंगी, मैं ग्रुप में हूं तो मैं ग्रुप में कैसा बिहेव करूंगी। इन सब चीजों को समझना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आता है। कि हमें नॉर्मली अगर आप लोगों को मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो नॉर्मली हमें ये समझना है कि लोग कैसे बिहेव करेंगे एज अ ह्यूमन। लोग मतलब ह्यूमन की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती है या फिर क्या क्या चीजें होती है जो उनके लिए जरूरी है, इन सब चीजों को पूरा समझना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आता है। देखो ये मैंने एक लाइन और इसमें ऐड करी है, ओबी इज डायरेक्टली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैंने अभी आपको वही समझाया कि हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, लोग क्या चाहते हैं, साथ में हमें प्रिडिक्शन भी करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देख रही हूँ कि जो दूसरी कंपनी है वो जो एक पोस्ट पे वर्क कर रहा है उस एम्प्लॉय को ज्यादा अच्छी सैलरी दे रही है। अब मैं इससे ये चीज प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि जो मेरे पास वर्क कर रहा है मैं उसे कम सैलरी दे रही हूँ, तो हो सकता है वो डिमोटिवेट हो। उसको ये दिख रहा है कि हाँ मेरी सेम पोस्ट पर मैं ही जो काम कर रहा हूँ वो सामने कंपनी वाला भी काम कर रहा है, लेकिन उसको तो सैलरी इतनी अच्छी मिल रही है, सैलरी के साथ साथ उसको अदर बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो डीमोटिवेट फील करेगा। तो मुझे ये सब चीजें प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी कि हाँ जो मेरी कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो क्या चाहता है। साथ साथ में मुझे थोड़ा उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, या तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसको जॉब सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर अब बात करें हम लोग ओबी को, हम थ्री डिटरमिनेंट्स को हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल्स को, ग्रुप को और स्ट्रक्चर को। इंडिविजुअल अकेले इंसान को, ग्रुप्स को कि अगर वो ग्रुप में है या कह सकते हैं पूरा ग्रुप वो कैसे बिहेव करता है, और स्ट्रक्चर जैसे हम बात करते हैं ना फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो वैसे जो एक ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करता है हम इसको भी पूरा समझते हैं। तो आई होप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है या ओबी क्या होता है सबको क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं लास्ट क्लास तक ले आऊं, और उसको आपको 2-3 साल के मैं क्वेश्चन पेपर मतलब शेयर भी कर दूंगी जिससे कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सके। और इवन जो मेरी लास्ट क्लास होगी मैं उसमें आपके साथ ये भी बता दूंगी कि उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इस बात में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हाँ हम लोग कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि जिससे कि हमारे मार्क्स अच्छे आए। देखो नॉर्मली मैं एक बात बोलूँ कि खाली बड़ी बड़ी चीजों को लिखना या फिर हम लोग खाली स्टोरीज लिख रहे हैं ना उस पर कभी मार्क्स नहीं मिलते। आपको हमेशा ये दिखाना पड़ता है कि हाँ आपके आंसर में क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है, कि हाँ आप लोग जो लिख रहे हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है, या फिर ये नहीं कि आप लोग स्टोरी घुमा घुमा के लिख रहे हैं, आपने पूरा 2 पेज का 3 पेज का आंसर लिख दिया लेकिन जो वैलिड पॉइंट या जो पूरा पॉइंट था वो तो कहीं मिसिंग था। इस सिचुएशन में आपको मार्क्स नहीं मिलते, तो आपको थोड़ा आपके पेपर को अट्रैक्टिव भी बनाना पड़ता है, और मतलब चीजों को प्रेजेंटेशन भी अच्छी करनी पड़ती है, साथ में पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स भी करने पड़ते हैं। तो ये चीज भी मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत क्लियरली समझाऊंगी कि कैसे अटेम्प्ट किया जाता है।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप ओबी तो अभी तक सबको क्लियर हो गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है की एलिमेंट्स इन स्टडी ऑफ ओबी, कि हम जो स्टडी कर रहे हैं ओबी की उसके मेन मेन एलिमेंट्स कौन है। अभी मैंने बार बार किस बात पे फोकस किया, लोग, पीपल। तो सबसे पहला जो हमारे की एलिमेंट आता है वो क्या है, पीपल। अब देखा जाए तो हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होगा। मैं कुछ हूँ, आप कुछ हो, इवन जो आप लोग सब लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उसमें हर इंसान दूसरे इंसान से अलग अलग होगा। कोई इंसान सेम नहीं होता। मेरी कुछ और एक्सपेक्टेशंस होगी, आप लोगों की कुछ और होगी, मेरा गोल कुछ और होगा, आपका गोल कुछ और होगा। तो एक जो मैनेजर है उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके इन डिफरेंसेस को समझे और उसको इक्वली ट्रीट करे। ऐसा ना करे कि हाँ भाई उसके लिए किसी एम्प्लॉयज का तो जो मतलब कह सकते हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहा है, किसी एम्प्लॉय पे वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। या फिर वो सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बना सकता कि मैंने हाँ एक पॉलिसी बना दी सबके लिए, अब वो सब पे फॉलो हो रही है। नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं भी आपसे मैंने क्या बोला है कि आप लोग मेरे से आपके कोई डाउट्स है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोगों के कुछ भी आप लोग मेरे से चैट में शेयर कर सकते हैं। तो देखो, हर मैं ये तो नहीं सोच के चल सकती कि हाँ मैंने समझाया तो हर जितने भी बच्चे हैं उसको एक जैसा समझ में आया। हो सकता है किसी बच्चे को कुछ समझ में आए, किसी बच्चे को कुछ समझ में आए। तो हर इंसान की थिंकिंग और हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। इसीलिए किसी भी मैनेजर के लिए समझना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग हमेशा क्या बात करते हैं कि अगर कोई भी इंसान कुछ बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। तो एक मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो उस रीजन को जानने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल उसने देखा कि किसी एम्प्लॉय का आउटपुट बहुत कम जा रहा है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है उसको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों से एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो सबसे जो ओबी में सबसे ज्यादा मेन की इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पीपल। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। आई थिंक सबको पता होगा फॉर्मल में क्या होता है कि एक हेड होता है, उसके नीचे सुपीरियर होता है, सबऑर्डिनेट्स होते हैं। वो जो हम पूरा फॉर्मल फॉलो करते हैं कि हाँ कि सबका एक बॉस है, मुझे किसी को और रिपोर्ट करना है, वो किसी और को रिपोर्ट करेगा, तो वो चीज हमारी फॉर्मल है। या फिर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसे स्ट्रक्चर है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करें तो टेक्नोलॉजी, जो एक थर्ड हमारा की एलिमेंट आता है ओबी में वो है टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग देखा जाए तो आजकल हमारी टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस हो रही है। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज विद विच पीपल वर्क एंड आल्सो अफेक्ट द टास्क दैट दे परफॉर्म। ठीक है, मतलब अगर कोई इंसान कुछ काम कर रहा है तो टेक्नोलॉजी उसे क्या करेगी, उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी। जैसे अभी देखा आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उनसे कितनी सारी चीजें ठीक कर दी, चैट जीपीटी, कि हम लोग क्या कर रहे हैं वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिला आपने चैट जीपीटी में डाल दिया, उसने आपको पूरे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए। तो ये किसी भी इंसान की वर्किंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ही देखें, अब हम लोग कितना सुनते रहते हैं कि किसी को कोई एक्सेल बनानी है या किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा, उसने चैट जीपीटी पे डाला, चैट जीपीटी ने उसका आंसर दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि पहले वो इंसान क्या करता, वो खुद ट्राई करता। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उसकी जो ये अफेक्ट, उसकी जो टास्क करने को था उसको अफेक्ट किया, उसका पूरा टास्क उसने 2 मिनट में करके दे दिया। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। उसके बाद इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अकेला नहीं होता, बहुत सारी फोर्सेस होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, पॉलिटिकल होती है। हम लोग इन्वायरमेंट में बात करें, सबसे पहले हमारे 2 इन्वायरमेंट आते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल में जो हमारे कंपनी से रिलेटेड होते हैं, कंपनी की पॉलिसीज हो गई या एम्प्लॉयज, सप्लायर, कस्टमर, ये सब हमारे कौन हो गए, हमारे इंटरनल हो जाते हैं। वही अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, तो ये जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं, तो सारे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा 2 इन्वायरमेंट में होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। इसलिए जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो ये चारों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझे कि पीपल क्या है, पीपल कैसे अफेक्ट करता है। इसलिए हमें पीपल को समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है, एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट करते हैं। तो ये चारों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद बात करें तो हमारा नेक्स्ट आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ ओबी, कि हमारा नेचर और स्कोप क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो सबसे पहले जो हमारा आता है, अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी नॉट अ डिसिप्लिन ओनली। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग बात करें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो सिर्फ एक
डिसिप्लिन नहीं है ये, हम कह सकते हैं कि सिर्फ साइंस नहीं है कि हमने थ्योरीज कर दी और हमने थ्योरीज लगा दी, हमें पूरा उसमें सारा सॉल्यूशन मिल रहा है, हमने किसी थ्योरी को अप्लाई किया और हमने सोचा चीजें सेटल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये किसी स्पेसिफिक थ्योरी पे सेट नहीं है, ये हमें चीजें देखकर हमें खुद एनालाइज करना पड़ता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है या हमें इस सिचुएशन पे कैसे रिस्पॉन्स करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ मैनेजर हूँ, मुझे दिख रही है हाँ प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ बुक खोल के अगर चेक करने लग जाऊंगी कि हाँ इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, तो आप लोगों को लगता है कि मिलेगी? इससे पहले हमने क्या बात करी कि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की थिंकिंग अलग है, हर इंसान का एटीट्यूड अलग है, उसका बिहेवियर अलग है। अब मैं देख रही हूँ भाई किसी इंसान के बिहेवियर से कुछ फर्क पड़ रहा है, क्या आपको लगता है मुझे उसके बारे में बुक में मिलेगा? डेफिनेटली मुझे नहीं मिलेगा। तो इसमें मुझे क्या होना, मुझे उसमें अपनी थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी, मुझे उसमें सोचना पड़ेगा, अपने आर्ट अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, नॉट अ डिसिप्लिन ओनली, कि ये सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है। हाँ इसमें कुछ साइंटिफिक चीजें हम यूज करते हैं, कुछ साइंस भी यूज होता है, थ्योरीज यूज होती है, लेकिन हाँ वो पूरा का पूरा डिसिप्लिन नहीं है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है। तो क्या है, हमें इसमें बहुत सारी चीजों को, अलग अलग अप्रोचेस को स्टडी करना है, हमें मेनली ह्यूमन बिहेवियर को करना पड़ता है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, ऑर्गेनाइजेशनल हमेशा लोगों से चलती है, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बनती लोगों से है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इसमें हमारी चीजों का फोकस किस पे होगा, लोगों पे, पीपल पे, ह्यूमन पे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है एन अप्लाइड साइंस, जिसमें हम लोग क्या है, इसमें हम लोग एप्लीकेशंस यूज करते हैं, हम वेरियस रिसर्चेस को यूज करते हैं, ताकि, और उन रिसर्च को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, हमें दिख रहा है कि हाँ बहुत सारे मतलब मास पीपल्स है जो एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी की भी प्रॉब्लम हो, कि हमने थोड़ी मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करके रखा है और हमें दिख रहा है कि सारे के सारे लोग परेशान हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है। तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइंस, हमें थोड़ी रिसर्च को यूज करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हाँ लेटेस्ट कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, फिर हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये एक अप्लाइड साइंस है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है नॉर्मेटिव साइंस, की हमारी ये नॉर्मेटिव भी साइंस है, जैसे हमने ऊपर अप्लाइड साइंस की बात करी, वैसे ये नॉर्मेटिव साइंस की भी बात है कि इसमें भी हमें रिसर्च करना पड़ेगा, चीजें देखनी पड़ेगी, हमें अलग अलग थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा। मतलब हम लोग दोनों चीजें करते हैं, इसमें हम लोगों को थ्योरीज भी फॉलो करनी है, साथ साथ इसमें हमें अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी है। तभी ऊपर जो फर्स्ट वाला था उसमें लिखा था सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, नॉट अ डिसिप्लिन ओनली, कि सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, साथ साथ में सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी भी है। इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा कि ये डिसिप्लिन नहीं है या फिर ये थ्योरीज को यूज नहीं करता, इसमें लिखा है कि नॉट अ डिसिप्लिन ओनली। आप सब लोगों को पीपीटी पूरी ठीक से विजिबल है? किसी को जूम वगैरह? ओके, मैं ग्रुप्स वगैरह नहीं बनाऊंगी, मैं पीपीटी यहीं पे शेयर कर दूंगी, आप लोगों की चैट में रह जाएगी। इवन अगर ऐसा कुछ होता है कि आप लोग यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाते तो मैं ड्राइव पर डालकर मैं आपसे ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगी। और डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल, अगर किसी ने बुक्स वगैरह अभी तक नहीं लिए है तो मैं स्टडी मटेरियल भी आपसे शेयर कर दूंगी जो एसओएल की। हाँ, मैं एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको बिल्कुल ड्राइव का लिंक दे दूंगी, साथ साथ में सिलेबस और ये जो पीडीएफ वगैरह है मैं वो सब भी आप लोगों को दे दूंगी। इवन मैं ट्राई करूंगी कुछ बुक्स की पीडीएफ, कुछ नोट्स वगैरह आ सके, हैंड रिटन नोट्स वगैरह, तो आपके साथ वो भी शेयर हो जाए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना है, आपके पास सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ हो। तो आई होप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? सबको समझ में आ रहा है ना ठीक से? अगर किसी को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे चैट में पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली मैं आंसर करूंगी। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है ह्यूमैनिटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, कि जो हम लोगों ने नेचर स्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। हम लोग बार बार क्या बात कर रहे हैं, ह्यूमन की, पीपल की, कि लोगों की है, कि ये लोगों की वर्किंग के बारे में पढ़ता है, या कह सकते हैं कि ये कैसे लोग वर्क कर रहे हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन में पीपल का क्या बिहेवियर है, मेनली उस अप्रोच के बारे में बात करता है।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा टोटल सिस्टम अप्रोच, कि ये इसमें हम लोग सारी चीजों को हम लोग कवर करते हैं, जिसने भी थ्योरीज है हम उस सब चीज को यूज करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं। मतलब हम ये कहीं पे भी नहीं कह सकते कि सिंपल एक चीज पे फॉलो करता है, ये अलग अलग चीजों को फॉलो करता है, ये अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोगों को सारी चीजें देखनी होती है, सिर्फ ये नहीं कि हमने साइंस की कुछ थ्योरीज पढ़ ली या कुछ कर ली तो हम लोग सोचेंगे कि हाँ उससे हम लोग लोगों को या ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे एक हमें अपनी मतलब थिंकिंग भी थोड़ी ब्रॉड रखनी पड़ेगी, साथ साथ में हमें अलग अलग चीजें भी यूज करनी पड़ेगी। इवेंचुअली हमारा जो आखिरी मोटिव होगा, हमारा मोटिव क्या होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन आगे जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो सेटिस्फाई रहे, हम उनके बिहेवियर को समझ सके। ऐसा ना हो कि हाँ हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वहाँ के लोगों की जरूरत क्या है, वो डीमोटिवेट हो रहे हैं जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डाउन जाए या उसकी प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट पड़े। तो नॉर्मली हमें लोगों का ध्यान रखना है, लोगों के बिहेवियर को पढ़ना है। अब बात करें अपॉर्चुनिटी की, अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं ओबी तो इससे फायदे क्या है। हम लोग नॉर्मली हर चीज के बारे में क्या बोलते हैं, हम लोग एज ए ह्यूमन, हम लोगों की टेंडेंसी कह लो या फिर ये कह लो कि हम लोगों की आदत है कि हम लोग हर चीज में अपने थोड़े फायदे देखते हैं, कि हाँ हम लोग अगर ये पढ़ रहे हैं तो हमारे इसका फायदा क्या है, या एक ऑर्गेनाइजेशन में इससे क्या होगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसके बिना, तो आप लोग बताओ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या फायदा होगा इस चीज को पढ़ने का। अगर आप मैनेजर हो, आप किसी भी कंपनी में और आप वहां पे मैनेजर हो, तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या फायदा होगा, आप एज अ मैनेजर हो तो। अगर आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है या फिर आप कैसे लोगों को वो कर सकते हो, तो उससे क्या बेनिफिट होगा। एक मैनेजर, अगर हम लोग कभी, गुड, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, कैसे प्रॉफिट होगा। कभी भी अगर हमें किसी चीज को समझना है, या आप लोग ये चाहते हो ना कि आपको मतलब एग्जाम में चीजें, कोई लोग मतलब बहुत लोग ये कहते हैं ना हमें एग्जाम में चीजें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। तो चीजों को समझने की कोशिश करो, उसको एक ना प्रैक्टिकल होके सोचो कि हाँ मैं एज अ मैनेजर हूँ तो मेरे को इससे क्या फायदा है, मेरे एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, मुझे पता है मेरे एम्प्लॉयज की क्या नीड है, उनका बिहेवियर क्या है, या मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि ना आगे क्या जरूरत होगी, तो उससे क्या फायदा होगा। ऐसे थोड़ा अपनी थिंकिंग को उस वे में करके सोचो, तो आप लोगों को चीजें हमेशा याद रहेगी। वेरी गुड, ये बहुत सही आंसर लिखा है, करेक्ट, कि हम लोग का सब इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा और साथ में प्रॉफिट भी होगा, गुड, करेक्ट। तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करें कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है स्टडी करने की। तो सबसे पहले है कि क्रिएट अ कॉग्नल वर्क इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं जिसमें सबके बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, एम्प्लॉयज खुश होते हैं, या एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स एंड अदर इन अ बेटर वे, कि वो हम खुद को भी अच्छे से समझ पाते हैं, साथ साथ में जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं हम उससे भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पता होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा आता है हेल्प इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, कि वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में। अब कैसे, अब देखो अगर मैं एज अ मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि भाई मेरे एम्प्लॉयज को क्या जरूरत है, उसकी क्या है, या मुझे दिख रहा है कि हाँ उसको शायद वो सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है, या उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, या फिर वो जिस वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है वो उससे खुश नहीं है क्योंकि उसको बेटर प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है ग्रो की। तो ये सब चीजें मुझे कब समझ में आएगी, जब मैंने ये सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ा होगा कि हाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको स्टडी करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने से क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं हमारा एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। जैसे आंसर दिया था ना अभी कि उससे हमें प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कैसे होगा, जब हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। अब मोटिवेट होने से क्या हुआ कि हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट था, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई, उसने इतना अच्छे से काम किया जिससे कि आखिरी में जो उसका असर था वो असर किसके ऊपर दिखा, हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे, हमारी कंपनी ग्रो करी, हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही इसका फायदा होता है। क्रिएट अ पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब देखो ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सब खुश है, हमें दिख रहा है कि हाँ भाई ये लोग आपस में भी साथ में रह रहे हैं, जो जिस मतलब पोजीशन पे काम कर रहा है उससे खुश है, अपनी सैलरी से खुश है, सब कुछ खुश है। तो इससे क्या होगा, पीस रहेगी, हारमोनी रहेगी, सब मिलजुल कर एक साथ शांति से काम करते रहेंगे। तो कह सकते हैं ना कि मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक शांति वाला इन्वायरमेंट रहेगा। लड़ाई झगड़े में आपको लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सकता है, लड़ाई झगड़े में क्या होगा, एक दूसरे को लोग गिराने की कोशिश करते हैं। उसका आखिरी में फर्क किस पे पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे। वो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा होगा।
तो इससे क्या होता है, क्रिएट होती है पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या होती है, अगर हमने ओबी को पढ़ा हुआ है तो उससे हम क्या कर पाते हैं, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। अभी हमने पूरे में यही पढ़ा था कि हम ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, हम लोग समझ पाते हैं कि भाई उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या जरूरत है, क्या मतलब कैसे वो मोटिवेट रहेगा। तो ये सब चीजें हम लोग ओबी अगर हमने पढ़ी हुई है तो हमें तब समझ में आती है। हेल्प इन एफिशिएंटली मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, या कह सकते हैं किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स, इंसान। अगर इंसान ही मोटिवेट नहीं है, हम उसे पूरे अच्छे तरीके से यूज ही नहीं कर पा रहे, तो हमारी कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, अब मुझे दिखता है कि हाँ भाई आप लोगों की जो थिंकिंग है या आप लोगों के पास बहुत क्रिएटिव आइडिया, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके उस क्रिएटिव आइडिया को यूज ही नहीं कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, आप लोग मेरे पास कोई आइडिया लेकर आते हो, मैं कहती हूँ नहीं आप लोगों का ये काम नहीं है आइडिया देने का, या फिर आप लोग मुझे किसी चीज का सॉल्यूशन मत दो, मैं मैनेजर हूँ, मैं डिसाइड कर लूंगी। तो आप लोगों को लगता है कि अब मैं सही कर रही हूँ। उससे क्या होगा, आप लोग मेरे पास 2 बार लेकर आओगे आइडिया, 3 बार लेकर आओगे, उसके बाद आप लोग क्या कहोगे, आप लोग थोड़ा डिमोटिवेट फील करने लग जाओगे कि हाँ मतलब ये क्या बात हुई, हम लोग आइडियाज लेके जाते हैं तो हमारे आइडिया सुनते ही नहीं है, ये हमारे आइडिया को कभी यूज ही नहीं करते। भाई मैं क्या करूंगी, मैं आपके आइडिया को वेलकम कर रही हूँ कि हाँ ठीक है आओ। साथ साथ में उससे क्या होगा, उससे मुझे फायदा होगा, मेरे को न्यू क्रिएटिव आइडिया मिलेंगे। भाई आज की यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के आइडिया हमसे ज्यादा बेटर हो, तो उससे क्या होगा, मेरे पास न्यू आइडियाज आ रहे हैं, मैं एफिशिएंटली आप लोगों का यूज कर पा रही हूँ। वहीं मुझे पता है कि हाँ भाई आप लोगों के पास ये टैलेंट है, या कह सकते हैं आप लोग इतने क्रिएटिव है कि आप लोग इस चीज को आइडिया है आप लोगों के पास, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपका आइडिया एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ, मैं उसको यूज ही नहीं करना चाहती। तो उससे क्या होता है, उससे वेस्टेज होती है। अब मैंने जब ये सब चीजें पढ़ ली है ओबी वगैरह के बारे में, तभी तो मैं आप लोगों का एफिशिएंटली यूज कर पाऊंगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, 1 मिनट, हाँ उसके बाद हमारी आती है चैलेंजेस, कि चैलेंजेस फेस्ड, एक मैनेजमेंट क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है, ये हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो एक मैनेजमेंट को फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट का पार्ट हूँ, मैनेजमेंट हमेशा कभी एक मैनेजर अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है, ये सब अभी तक आप लोगों को बहुत क्लियर पता होगा कि मैनेजर अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। मैनेजमेंट में बहुत लोग होते हैं, तो कौन कौन से इश्यूज है जो मैनेजमेंट के सामने आ सकते हैं, या कौन कौन से इश्यूज है जिसके बारे में मैनेजमेंट को प्रॉब्लम आती है, या फिर उससे रिलेटेड इशू रेज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चैलेंज आता है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे वर्क फोर्स है, जो ह्यूमन है, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। सिर्फ जस्ट अलग अलग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनकी एज अलग होती है। हो सकता है कोई 24 ईयर्स का हो, तो हो सकता है कोई 60 ईयर्स का हो, कोई 50 ईयर्स का हो, कोई 40 ईयर्स का हो। तो क्या है, इनकी एज अलग अलग है। अब एज अलग होने के बाद क्या होता है, हमारी थिंकिंग भी डिफर करती है। एक 24 ईयर्स का है, वो आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहता है, वो न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहता है। वहीं जो कोई 50 या 40 ईयर्स का है, वो कहेगा नहीं भाई मैं तो पेपर वाले पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, मैं तो पेपर वर्क वाले पे ज्यादा फोर्स करूंगा। तो इसमें क्या है, चीजें अलग अलग है। वही जेंडर अलग अलग है। यूं अब हम लोग देख रहे हैं आजकल वुमेन्स भी बहुत ज्यादा रेशो, जो मतलब अगर हम पहले से कंपेयर करें तो पहले वर्किंग वुमेन की रेशो कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग थोड़े मॉडर्न हुए, अब जैसे जैसे सिचुएशन सबको चेंज होती जा रही है, वुमेन की वर्किंग वुमेन की रेशोज भी बढ़ती जा रही है, तो जेंडर भी अलग अलग होते हैं। फिर हम लोग बात करें एजुकेशन, हमारी एजुकेशन भी अलग अलग होती है। अब एक ही कंपनी में एक क्लर्क लेवल का भी होता है, एक मैनेजर लेवल का भी होता है, एजुकेशन में डिफरेंस होता है। अब कल्चर वैल्यूज की बात करें तो हमारी कल्चर की वैल्यूज भी अलग है। हो सकता है आप लोग किसी और कल्चर से आते हो सकता है मैं किसी और कल्चर से आती हूँ, मेरी कल्चर वैल्यूज कुछ और हो, आप लोगों की कल्चर वैल्यूज कुछ हो। जैसे कि अब ये देखा जाए कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, हम लोग हैंड शेक करते हैं, या फिर हम लोग देखा जाए तो हम लोग कुछ और तरीके से किसी को वेलकम करते हैं। हमारी कंट्री में वेलकम का कुछ और तरीका होता है, हम लोग बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए उसके पैर छूते हैं। तो ये जो कल्चर की वैल्यूज है, ये वैल्यूज अलग अलग है। लाइफस्टाइल अलग अलग है, किसी की मॉडर्न लाइफस्टाइल है, किसी की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी सर्व है जो उसको सारी टेक्नोलॉजी पे चीजें करनी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग आधे से ज्यादा लोग अब क्या करते हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं। हम लोग पैसे लेके घूमते ही नहीं, हम या क्या प्रेफर करते हैं कि हाँ हम लोग मतलब ऑनलाइन चीजों को ट्रांसफर करें। वहीं अगर देखा जाए आपके मम्मी पापा वगैरह, वो थोड़ा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से थोड़ा सा पीछे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैश कैरी करते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं भाई कैश क्यों कैरी करना है, कैश कैरी करना बहुत वो होता है, इससे तो अच्छा फोन में है हम गूगल पे कर लेते हैं, फोन पे कर लेते हैं। आई होप हर मतलब सब लोग एग्री करते होंगे इस बात से, राइट? ये भी करेक्ट आंसर है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प होगी, करेक्ट। तो ये चीजें क्या होती है, ये चीजें अलग अलग है, मतलब हमारा जो वर्क फोर्स है वो अलग अलग बैकग्राउंड से करता है। तो अब हर इंसान की थिंकिंग अलग, अलग अलग बैकग्राउंड, तो एक मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा चैलेंज होता है
कि हाँ इसको सबको मैनेज करके चलना है, सबको ऐसा करना है कि हर इंसान खुश रहे, कोई किसी को ये ना करे कि हाँ भाई ये लोग तो ज्यादा मतलब यंग यंग वाली चीजें करते रहते हैं, सब चीजें टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। तो हमें ये सारी चीजों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज आता है वो हमारा आता है चेंजिंग डेमोग्राफिक ऑफ वर्कफोर्स। जैसे अभी हमने बात करी कि जो वर्कफोर्स है उसकी जो डेमोग्राफिक्स है, एज बात करें या हम जेंडर बात करें, वो चीजें हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ यंग वर्कर्स, कि कितनी अब अर्ली एज में लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग जॉब्स करते होंगे, तो आप लोग जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग बहुत यंग एज में हम लोगों ने देखना स्टार्ट कर लिया कि लोग अपने ऊपर, आज हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें खुद अर्न करना है, हमें खुद चीजें मेहनत करनी है। तो ये एक थिंकिंग चेंज हुई कि हाँ मैं अब खुद आना है सामने। यंग लोग ज्यादा कह सकते हैं कि उनका हायर प्रोपोर्शन जाने लगे इंडस्ट्रीज वगैरह में। साथ साथ में देखा जाए तो एज पीपल वगैरह की भी देखे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज बढ़ने लगी है। आजकल हमें इतनी सारी फैसिलिटीज मिलने लग गई है। पहले क्या होता था कि फैसिलिटीज कम थी, थोड़ी यंग एज में या कह सकते हैं थोड़ी कम एज में लोगों की डेथ हो जाती थी। अब इतनी अच्छी फैसिलिटीज वगैरह है, तो जो लोग पहले 50 साल तक जीते थे अब 60-60 साल तक जीते हैं। तो वो लाइफ बढ़ गई। साथ साथ में अब देख रहे हैं हम लोग तो एम्प्लॉयज की ज्यादा वुमेन्स आने लग गई है, तो वो वुमेन्स भी जॉब में आने लगी। पहले हम लोग देखते थे कि किसी भी कंपनी में जो वुमेन की रेशियो होती थी एज कम्पेयर टू मैन, वो कम होती थी, वुमेन्स कम होते थे। ठीक है, तो अब वो चीजें सब चेंज हो रही है। तो ये सब चीजों को भी मैनेज करना पड़ता है मैनेजमेंट को, कि जो ये डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं इन सब चीजों को भी देखे। उसके बाद चेंजिंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस, एम्प्लॉयज की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी इंक्रीज हो रही है। या कह सकते हैं देखो अब हम लोग किसी भी अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें सिर्फ सैलरी मिलती है तो क्या हम लोग खुश हो जाते हैं? हम कहते हैं कि हाँ ठीक है हमें सैलरी मिल गई, तो इज इट इनफ फॉर अस? नो, हम लोग क्या कहते हैं, भाई हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमें थोड़े साथ साथ में बेनिफिट चाहिए जिससे हम लोग मोटिवेट हो सके। साथ साथ में हम चाहते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, हमें फैसिलिटीज मिले, हम लोग चाहते हैं हमें एक घर हो जिसमें हम आराम से रह सके। तो हम लोगों की जो चीजें हैं या हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो जस्ट हमारी सैलरी तक लिमिटेड नहीं रही, वो चीजें हमारी जॉब सिक्योरिटी तक आ गई। हमें अच्छा रेम्यूनरेशन चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ठीक है हमें इतने पैसे मिल गए कि हमारी घर चल रहा है, क्या हम लोग उससे सेटिस्फाई रहते हैं कि हम उससे घर चल रहा है? हमारे क्या होता है, नहीं भाई हमें तो सेविंग्स भी करनी है, हमारे आगे गोल्स है, हम लोगों को घर लेना है, हमें अपनी फ्यूचर के लिए सिक्योर करना है, या हर इंसान के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे बढ़ने लगी। साथ साथ में एक्सपेंडिंग ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ रहा है कि हर मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज बन गया है। बाहर से कंपनी आती है, वो नई टेक्नोलॉजी को लेके आती है, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो यहाँ के लोगों को अच्छा पैकेज देकर इनवाइट करती है कि हाँ आप आओ हमारी कंपनी में हमारे साथ काम करो। तो एक मैनेजमेंट को ये सब चीजें भी मैनेज करनी पड़ती है कि हाँ बाहर से अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, डे टू डे उससे अपडेटेड रहे। ये ना हो कि भाई वो कंपनी न्यू अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आई है, हम तो पीछे ही रह गए। साथ साथ में इम्प्रूविंग क्वालिटीज की, जो उसके प्रोडक्ट है या जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कि वो डे बाय डे उसकी क्वालिटीज को वो इम्प्रूव करता रहे। तो आई होप चैलेंजेस और ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको बहुत डिटेल में बढ़ा दिया है कि अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस क्या क्या मैनेजमेंट को फेस करने पड़ते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप सब लोग अच्छे से अटेंड कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत रियल लाइफ एग्जांपल दे दे के आपको लोगों को चीजें समझाई है, ताकि आप लोग इसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके इजिली आंसर कर पाए। किसी को कोई डाउट है अभी तक? किसी को कोई डाउट है तो डाउट हो तो कोई पूछ सकता है। ओके, ठीक है, तो मैं भी एज्यूम कर रही हूँ कि सबको अभी तक सब कुछ क्लियर है। ओके, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं इसके बाद। अब उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल, जिसके बारे में हो सकता है क्वेश्चंस आ भी जाए, और मतलब प्रीवियस ईयर में भी मैंने देखा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट मॉडल आता है वो हमारा आता है ऑटोक्रेटिक मॉडल। इससे रिलेटेड आप लोगों ने शायद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा होगा। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का एक सब्जेक्ट था पहले, उसमें भी आपने इससे रिलेटेड पढ़ा होगा, राइट? एक्सपेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, अच्छा एक्सपेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, बाहर से कंपनीज आ रही है, क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई है। अब हम लोग बाहर जाके इन्वेस्ट कर सकते। या मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। मैंने स्टार्टिंग से मैंने बाबा ये बात बोली है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, उससे रिलेटेड आप लोग चिंता मत करो, मैं सारे नोट्स भी दूंगी।
तो आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल या इससे रिलेटेड कोई कमी नहीं हो पाएगी। अब ये जो एक्सपेंडिंग ग्लोबलाइजेशन वाली चीज समझ में नहीं आई है तो मैं बता देती हूँ क्या है। बाहर से कंपनीज वगैरह आ रही है। अब जो बाहर से कंपनी आ रही है, आप सब लोग भी मानेंगे टेक्नोलॉजी के मैटर में वो थोड़ी इंडिया के कंपैरिजन में अपग्रेडेड है। उनके पास थोड़ी बेटर टेक्नोलॉजीज है। तो क्या है, वो उस टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। बाहर की कंपनियां यहाँ के इन्वेस्ट कर रही है, वो नई नई चीजें लेकर आ रही है। अब जो एक डोमेस्टिक कंपनी है, उस डोमेस्टिक कंपनी को क्या करना है, उसके साथ कंपटीशन करना है। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट के लिए वो थोड़ा सा एक टास्क हो सकता है, या फिर कह सकते हैं एक चैलेंज है कि हाँ, जो दूसरी एमएनसीज वगैरह आ रही है उनसे भी इंटरेक्ट करना है, उनके साथ भी पूरा देखना है कि भाई वो क्या लेकर आ रही है। ये ना हो कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रह गए, या एज अ कंपटीशन। देखो, हर इंसान, हम लोग अगर खुद से देखा जाए, हमारे किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चीजों में कंपटीशन होता है, छोटा मोटा ही। तो हमेशा हम क्या चाहते हैं, हम आगे निकले, हम किसी भी वे में उससे पीछे ना रहे। अब नॉर्मल पीछे ना रहे वो बात तो अलग ही है, ये हमें एक हेल्थी कंपटीशन भी प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजीज ला रही है, वो अच्छी चीजें दे रही है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ही था, ठीक है, आप लोग कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, पहले आप लोग डोमेस्टिक कोई कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, आपने देखा कि हाँ ये कोई दूसरी कंपनी आई है, वो तो ये प्रोडक्ट को और अच्छा दे रही है। तो आपने क्या किया, आपने वो वाला प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, अगर जो वो डोमेस्टिक कंपनी का जिसका आप पहले प्रोडक्ट ले रहे थे, वो कुछ अपग्रेड ही नहीं करती, वो कुछ भी नहीं करती, ठीक है, वो वही पुराना चलाती रहती, तो उससे क्या होता, उसने अपना कस्टमर खो दिया होता। क्या, कैसे कस्टमर खो दिया होता, वो कस्टमर ने तो जो नई कंपनी आई थी बाहर वाली, उसका प्रोडक्ट ले लिया होता। तो क्या, कस्टमर लॉस हो गया। वही उस कंपनी ने क्या देखा, उसने देखा कि भाई वो इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मैं भी उतनी ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। तो उसने क्या, उसने अपने प्रोडक्ट को एडवांस किया। अब एडवांस करने से क्या, आपने देखा कि हाँ जो वो बेनिफिट दे रहा था उससे अच्छे बेनिफिट तो ये दे रहे हैं। तो आपने क्या, आप अपने पुराने वाले के पास चले गए। तो ग्लोबलाइजेशन आप लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ाता है, इसीलिए वो एक मैनेजमेंट के लिए चैलेंज होता है। क्लियर? अब आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो हमारा ये था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल, जिसमें हमारा जो फर्स्ट मॉडल आता है वो हमारा आता है ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें जस्ट कमांड दी जाती है और कमांड को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैनेजर हूँ, या मैं कह सकती हूँ मैं कोई सुपीरियर हूँ, मैं अपने सबऑर्डिनेट को सिर्फ कमांड दूंगी कि हाँ भाई तुम्हें ये काम करके लाना है, मतलब तुम्हें ये काम करके लाना है। ठीक है, और जो एम्प्लॉय है उसको क्या करना है, उसको सिर्फ वो कमांड को फॉलो करना है बस। ठीक है, द मैनेजर गिव्स ऑर्डर एंड द एम्प्लॉइज हैव टू ओबे द ऑर्डर। मतलब एक मैनेजर ने सिर्फ ऑर्डर दिया, एम्प्लॉइज को वो ऑर्डर को बस फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होती है उसको यूजुअली गिव जाती है मिनिमम परफॉर्मेंस आती है। ठीक है, और उसको मिनिमम ही वेजेस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो ये बोलती हूँ ना कि भाई तुमने करा क्या, मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें ये काम करनी है, तुमने बस वो काम कर लिया। तुमने ना अपनी थिंकिंग को यूज करा, ना तुमने कुछ भी किया। हो सकता है कि हाँ वो एम्प्लॉय बहुत क्रिएटिव हो, या वो एम्प्लॉय उस चीज को हो सकता है बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमने तो ऑटोक्रेटिक मॉडल फॉलो किया था, जिस मॉडल में क्या था कि हाँ भाई जो ऑर्डर मिला है जस्ट उस मॉडल को उस ऑर्डर को सॉरी जस्ट उस ऑर्डर को फॉलो करो। इसमें क्या हुआ, जो एम्प्लॉयज थी उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, या कह सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस मिनिमम हो गई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे डिपेंड होता है। मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी से हम ये कह सकते हैं वेजेस या जितने भी अदर बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं, जब उसकी सैलरी हो, वेजेस हो, या जॉब सिक्योरिटी हो, कोई भी बेनिफिट होता है, ये कस्टोडियल मॉडल उस बेनिफिट के अराउंड होता है। इससे क्या होता है, देखो हम लोग अगर किसी भी एम्प्लॉय को पूरे वेजेस प्रॉपरली दे रहे हैं, हम अदर बेनिफिट्स दे रहे हैं, हम लोग या कह सकते हैं डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, उससे क्या है, जो सामने वाले एम्प्लॉय है वो लॉयल रहेगा, साथ साथ में वो मोटिवेट फील करेगा। लॉयल से क्या मतलब है, वो किसी और कंपनी के बारे में जाने से पहले ना सोचेगा कि हाँ भाई ये कंपनी जो मुझे बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है सिचुएशन, उसने टाइम टू टाइम मुझे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी है, मुझे वेजेस प्रॉपर दे रही है, मुझे बहुत सारे बेनिफिट दे रही है, तो भाई मैं इस कंपनी में रहता हूँ, मैं इस कंपनी का ही बन के रहूंगा। मैं अपनी कंपनी के साथ चीट नहीं करूंगा, मैं किसी और कंपनी में नहीं जा रहा, या फिर मैं अपनी कोई कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करूंगा। तो कस्टोडियल मॉडल का क्या फायदा होता है कि उससे लॉयल्टी क्रिएट होती है, साथ साथ में मोटिवेशन भी आती है। ठीक है, ये मेनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे करता है, जैसे मैंने बात करी वेजेस और अदर बेनिफिट, तो कस्टोडियल मॉडल हमारा मेनली किस पे फोकस करता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे। ठीक है, तो दोनों मॉडल आई होप क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है सपोर्टिव मॉडल, और उसके बाद एक हमारा आता है कोलिजियल मॉडल। ठीक है, ये हमारे चार मॉडल है। मैं ये आप लोगों को ये भी कंपैरिजन भी और समरी भी कह सकते हैं, मैं ये भी अभी बता दूंगी। सपोर्टिव मॉडल जैसे हमें नाम से समझ में आ रहा है, ये सपोर्टिव होता है। ठीक है, फाउंडेड ऑन द लीडरशिप नॉट ऑन द मनी और अथॉरिटी। मतलब इसमें क्या होता है, ये सिर्फ मनी
जैसे हमने इस वाले में क्या बात करी थी कस्टोडियल मॉडल में, ये किस पे है, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे है, ठीक है। वही हमने जो ऑटोक्रेटिक मॉडल की बात करी थी, ये किस पे है, ये ऑर्डर और एम्प्लॉयज पे है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर बात करें सपोर्टिव मॉडल की, तो सपोर्टिव मॉडल किस पे है, वो लीडरशिप पर है। वो सिर्फ अथॉरिटी या फिर ये नहीं कि हमें में से कमांड दे दी उस कमांड को फॉलो करना है, ये सिर्फ उस पे या फिर मनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे नहीं है, ये लीडरशिप पर है। और लीडरशिप का मतलब ना, लीडर हमेशा ये मत बोलो कि जिसके पास पावर होगी वो लीडर होगा, लीडर ऐसे नहीं होता। कभी कभार लीडर क्या होता है, वो लीडर इसलिए होता है क्योंकि वो उतना क्रिएटिव होता है और हम लोग उसे खुद लीडर बनाते हैं, या कह सकते हैं हमें उस पे खुद विश्वास होता है कि हाँ इसके आइडियाज अच्छे होते हैं, या फिर इसमें ये क्वालिटी है कि ये लीडर बन सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान लीडर जस्ट बाय पोस्ट बने या फिर उसकी पोस्ट हायर है इसलिए वो लीडर है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप लोगों का कोई ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड्स का ही ग्रुप हो, या फिर आप लोगों का ऐसे कोई ग्रुप हो, कुछ सोसाइटी हो या किसी से रिलेटेड कोई ग्रुप हो, आपने उसमें लीडर किसी एक इंसान को अपने में से ही बना के रखा है, जो आप लोगों में से कोई एक है। आपने उसे लीडर क्यों बना के रखा है, क्योंकि आपको उस पर विश्वास है कि हाँ उसकी थिंकिंग अच्छी है, वो उस चीज को लेकर कैपेबल है, ठीक है। तो सपोर्टिव मॉडल क्या होता है, वो लीडरशिप के स्टाइल पे होता है, वो मनी या अथॉरिटी पे नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एन एटमॉस्फेयर टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो एंड accomplish देयर टास्क सक्सेसफुली। ये क्या एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जिससे कि एम्प्लॉयज ग्रो कर पाए, या कह सकते हैं एम्प्लॉयज आगे बढ़ पाए। अब कैसे कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग सब लोगों का एक ग्रुप है, मैं भी उसमें हूँ, ठीक है। अब भाई मुझे क्या है, मुझे ये बात पता है, या फिर कह सकती हूँ मैं कैपेबल हूँ, या आप लोग समझो आप कोई एक हो जो कैपेबल हो, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप ग्रो करो, आप खुद लीडर बनो, ठीक है। अब आपकी जो क्रिएटिविटी थिंकिंग थी, या फिर जो आपका इतनी कैपेबिलिटी थी, वो खुद दिखती गई। क्यों, क्योंकि आपको एक स्पेस मिली, आपको फ्रीडम मिली उस चीज को दिखाने की, जिससे कि आप लोग खुद उसके क्या बने, लीडर बने। तो ये क्या, ये सपोर्टिव मॉडल है जो चीजों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कॉलेजियल मॉडल। तो कॉलेजियल मॉडल क्या है, देखो कॉलेजियल मॉडल के नाम से समझ में आ रहा है, इसमें कॉलेज कॉलेज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग अ कॉमन पर्पस, मतलब ऐसा पर्सनों का, लोगों का ग्रुप जिसका क्या है, पर्पस कॉमन है, एक पर्पस है, ठीक है। तो ये टीम वर्क के कॉन्सेप्ट पे है कि सब मिलकर सब साथ में काम करेंगे, सब इक्वल पे करेंगे, कोई लीडर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सब हम लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये भी चारों मॉडल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्लियर हो गए होंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो सब लोगों को क्लियर अच्छे से समझ में आ गया है, सारे मॉडल क्लियर हो गए हैं। ये चारों मॉडल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मॉडल से, तो अब सब लोग लिख कर आ जाओगे आराम से। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो फ्री है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि किसी को कोई भी डाउट हो तो वो डाउट पूछने के लिए पूरी तरीके से फ्री है, वो पूछ सकता है डाउट। देखो अब अगर हम लोगों ने जो भी चार मॉडल करे थे, अगर हम उसको समरी देखें या फिर हम ये कहें कि वो चारों मॉडल क्या होते हैं, उसको अगर हम लोग एक बार शॉर्ट में और रिवाइज करें, तो देखो सबसे पहले हमारा हमने पढ़ा था ऑटोक्रेटिक, फिर हमने पढ़ा था कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल, ठीक है। अब बेसिस ऑफ मॉडल की बात करें तो हमने ऑटोक्रेटिक में क्या पढ़ा था, पावर होती है कि एक कमांड देता है, दूसरे को जस्ट फॉलो करनी पड़ती है, तो क्या वहां पे पावर का यूज हो रहा है, तो पावर, ठीक है। इकोनॉमिक सोर्सेस हमने, सेकेंड, हाँ, कस्टोडियल में हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक सोर्सेज, ठीक है। इकोनॉमिक सोर्सेज की जगह पे हमने वहां पे कौन सा वर्ड पढ़ा था, आप लोग बताओ कौन सा वर्ड पढ़ा था, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ठीक है। मैंने बताया था ना इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सोर्सेज का मतलब क्या होता है, वेजेस बेनिफिट, तो यहाँ पे हम ये किस पे था, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे फॉलो करता था, ठीक है। सपोर्टिव मॉडल में हमने बात पढ़ी थी लीडरशिप की, कि लीडरशिप होता है, और कॉलेजियल में क्या होता है, पार्टनरशिप, कि सब लोग मिलके सब लोग एक साथ काम करते हैं, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। अब मैनेजर ओरिएंटेशन की बात करते हैं, यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली वो रिलेशनशिप चलती है कि हाँ अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कस्टोडियल मॉडल फाइनेंशियल एस्पेक्ट, वही बार बार बात आ रही है, मनी, मनी पे होता है। सपोर्टिव, सपोर्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है, सपोर्टिव सपोर्ट। कॉलेजियल, टीम वर्क, साथ में एक साथ काम करते हैं इसलिए क्या है, ये टीम वर्क, ठीक है। एम्प्लॉयज ओरिएंटेशन, ये क्या है, इसमें हमने क्या बात पढ़ी थी कि भाई एक फॉलो करेगा दूसरे को उसे ओबे करना पड़ेगा, या उसको उस रूल को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करे, वो उसके जस्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, उसको ओबे कर रहा है। उसके बाद जो कस्टोडियल होता है उसमें हमारा होता है सिक्योरिटी एंड बेनिफिट, कि उसमें सिक्योरिटी है, बेनिफिट है, हम लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं पैसों की टर्म्स में वगैरह, तो वहाँ पे सिक्योरिटी और बेनिफिट है। सपोर्टिव में क्या होता है, वहाँ पे जॉब परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है कि जॉब की परफॉर्मेंस हो,
यहाँ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। यहाँ पे हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं तो हम सबको क्या दिखाना होगा, हमें एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना होता है या हमें एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल रिजल्ट की बात करें कि क्या होता है, ये डिपेंडेंस ऑन बॉस। भाई उसमें क्या पूरे पूरे हम लोग बॉस पे डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ ठीक है बॉस हमें कुछ बोल रहा है, हम जस्ट बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, बस हम लोग अपने हिसाब से कुछ सोच ही नहीं रहे। तो इसमें क्या है, इसमें फुल्ली डिपेंडेंस किस पे है, बॉस पे। ठीक है, कस्टोडियल में किस पे है, डिपेंडेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे डिपेंड है, ऑर्गेनाइजेशन सैलरी कौन देता है हमें, ऑर्गेनाइजेशन ही तो हमें सैलरी देगा, ऑर्गेनाइजेशन ही हमें पे करेगा। तो हम फाइनेंशियली पूरे के पूरे हम ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड हो गए। अब सपोर्टिव में क्या है, हम पार्टिसिपेशन पे है कि ठीक है अब एक लीडर बन रहा है, वो लीडर कब बना, जब उसने फुल्ली उस चीज में पार्टिसिपेट किया, उस चीज में फुल्ली आगे आया, तभी वो लीडर बन पाया। सेल्फ डिसिप्लिन, अब हम लोग जब साथ में काम कर रहे हैं तो हमें खुद में भी डिसिप्लिन रखना पड़ता है। कैसे काम होता है, जब हम सब खुद लोग मिलकर पूरे डिसिप्लिन होकर सेल्फ डिसिप्लिन पे वर्क करें, तो यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज नीड मीट, तो इसमें क्या है, सब्सटेंस है, इसमें सिक्योरिटी है, इसमें स्टेटस और रिकॉग्निशन है, इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ठीक है, इन सब के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था, जो आपने वो थ्योरी पढ़ी होगी हायरार्की वाली की, हम लोग सबसे पहले हम लोगों को फूड सिक्योरिटी, फिर हमें घर की चाहिए होती है, उसके बाद हम लोग आखिरी में हमारी लास्ट कौन सी आती थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस रिजल्ट, इसमें मिनिमम होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता क्योंकि वो जस्ट वो दे रहा है कमांड, हम जस्ट उस कमांड को फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कस्टोडियल में क्या होता है, इसमें कॉपरेशन चलती है कि हाँ पैसे दे रहे हो तो मुझसे थोड़ा कॉपरेट भी करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपने ड्राइव्स होती है, सपोर्ट करके कर रहे हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मॉडरेट एंथुसियाज्म, मतलब मिनिमम, या हम कह सकते हैं एकदम भी ज्यादा हम एंथुसियास्टिक नहीं है कि हाँ सब कुछ हमें ही करना है, तो एकदम लो भी नहीं है, यहाँ पे हमें सबको मिलके करना होता है, इसलिए हम कहते हैं इसमें मॉडरेट है। ठीक है, तो ये इसको तुम एज ए समरी भी यूज कर सकते हो आप लोग, और साथ साथ में इसको एज ए डिफरेंस भी यूज कर सकते हो। वैसे इतना डिफरेंस आता नहीं है एग्जाम में, पर ठीक है अगर आए तो आप लोग इसको इजिली एज ए डिफरेंस भी यूज कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज है उसको हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशनल, पार्टिसिपेशन, सेल्फ रिलेटेड, किसके किस पे बेस्ड है, सॉरी क्लियर नहीं हुआ। मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ रिलेटेड है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन की रिलेटेड, ये मैं समझी नहीं, ये थोड़ा क्लियर लिखो, मतलब क्या कहना कहना क्या चाह रहे हो आप लोग, किससे रिलेटेड है। ओ ओके, हाँ करेक्ट, ओबी का प्रोसेस वगैरह मैं पढ़ाऊंगी, सब मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, डोंट वरी, रिवीजन सेशन में हम सब कुछ कवर कर देंगे। इनकेस अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप लोग मुझे प्लीज याद दिला देना, मैं उसको भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। मैं मेनली सिलेबस से रिलेटेड चीजें मैंने पहले सिलेबस देखकर जो हमारे सिलेबस के मेन मेन टॉपिक्स है मैंने उसको कवर किया, जैसे मैंने अभी सिलेबस में भी बताया था, देखो हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट वाला था सिलेबस, उस पे हमने ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज थी, बिहेवियर, कॉन्सेप्ट, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी, कंट्रीब्यूशन और ओबी मॉडल था जो मेनली हमारा कवर हो रहा था। हाँ प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, मैं प्रोसेस भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आई थी देखो इसमें अभी तक हम लोग थ्योरीज के बारे में, बिहेवियर, कॉन्सेप्ट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैं छोड़ रही हूँ, मैं सब चीजों के बारे में टोटली कवर कर लूंगी। अभी तक जितना पढ़ लिया उसमें किसी को कोई डाउट। कोई डाउट तो नहीं है जितना भी अभी तक जिस पढ़ा हुआ है इसमें। ओके, सब लोगों को सब समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा कुछ तो नहीं है कि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहे या बहुत स्पीड तेज हो रही है, स्पीड वगैरह सब ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी कौन कौन सी होती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी मेनली 5 ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी होती है। सबसे पहली जो हमारी आती है क्लासिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ठीक है, जिसमें हम लोग इसको नॉर्मली हम कहते हैं ह्यूमन मशीन रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में मैं डिटेल में भी बताऊंगी अभी, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले हमारी आती है क्लासिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन मशीन रिलेशनशिप। इसके अंदर हमारी 3 थ्योरी आती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट और मशीन थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस, और ब्यूरोक्रेसी।
ठीक है, ये तीनों ही हमारी जो आती है वो हमारी किस में आती है, क्लासिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में। उसके बाद जो हमारी सेकंड थ्योरी होती है वो हमारी आती है न्यू क्लासिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताती है। अभी हमने फर्स्ट वाले में क्या पढ़ी थी, वो ह्यूमन और मशीन की रिलेशनशिप के बारे में बताती है। वही ये जो हमारी न्यू क्लासिक थ्योरी है वो किस पे डिपेंड है, वो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप पे डिपेंड है। उसके बाद जो हमारी थर्ड है वो हमारी आती है बिहेवियर साइंस अप्रोच। वही हमारी जो फोर्थ है वो फोर्थ वाली हमारी होती है मैनेजमेंट साइंस अप्रोच पे। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ वाली है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जो लेटेस्ट थ्योरी मानी जाती है, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप पर है ये डिपेंडेंट, जिसमें भी हमारी तीन आती है। जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में तीन आती है, वैसे ही हमारी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर भी हमारी तीन आती है मेनली, सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच और शो टेक्निकल अप्रोच। ठीक है, ये तीनों हमारी इसमें आती है। तो जो हमारी सबसे पहली आती है वो हमारी आती है क्लासिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। मतलब ये सबसे हम कहा जाए तो ये हम सबसे ट्रेडिशनल और सबसे पुरानी थ्योरी है। इट रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड व्यू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। जो पुरानी थिंकिंग थी ना ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, ये सारी की सारी जो ये पूरी क्लासिकल थ्योरी है ना, ये उस पर डिपेंड करती है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में या उसमें अपने, या इवन आप लोगों ने शायद 11th 12th में भी ये सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, टेलर्स के प्रिंसिपल्स और ये सब के बारे में, हेनरी फ्योल, टेलर, ये सब के बारे में आप लोगों के 12th में होगा। बिजनेस जो आप लोगों का 12th में सब्जेक्ट था उसमें इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ था कि टेलर के कौन कौन से प्रिंसिपल्स या कह सकते हैं उसके कौन कौन से थ्योरीज वगैरह है। साथ में हमने हेनरी फ्योल्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा था। तो ये सारा 12th में था। तो जो हमारी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है वो ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड व्यू पर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का पुराना व्यू था कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, ये सब उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम इसको बात करें तो ये तीन स्ट्रीम में डिवाइड होती है, जो अभी हम लोग जैसे इसमें भी पढ़ा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट और मशीन थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट वाली है साइंटिफिक मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट एनालिसिस, ये किसने दिया था, ये टेलर ने दिया हुआ था। ये फ्योल ने नहीं दिया था, ये हमारा टेलर ने दिया था। नेम याद रखना कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की और लोअर लेवल मैनेजमेंट एनालिसिस है वो किसका है, वो टेलर का दिया हुआ है। ठीक है, ये किस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि साइंस साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ये सबको पता है कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, इसका मतलब क्या होगा, आप लोग बताओ इन सबके। ये तो आप लोगों ने बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ा होगा, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। हमारे यहाँ पे रिवीजन क्लास है तो हम लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ है वो भी चीजों को रिमाइंड करते चलो, ताकि आप लोग को चीजों को बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ठीक है उसमें साइंस वाली चीज है, लेकिन एकदम थम वाला रूल नहीं होता कि हमें ये फॉलो करना है, जस्ट ये फॉलो करना है। जो अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि हाँ ठीक है हम लोग बहुत सारे थ्योरीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि हाँ पूरा हम उसी पे बेस्ड है खाली। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हार्मनी इन ग्रुप एक्शन रेदर देन डिस्कॉर्ड। मतलब हार्मनी हमें सारों को ग्रुप एक्शन में दिखानी है। ठीक है, मिलके काम करना है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या जरूरी है कि वो मिलके काम करे। मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, कि भाई हमें एक लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं निकालना है कि हमें एक दिन में 10 प्रोडक्ट बने चाहिए तो सिर्फ 10 ही बने। हम क्या है, हम जितने ज्यादा बना सकते हैं उतने ज्यादा हमें आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम आउटपुट पे बेस्ड है ना कि रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट पे। साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द वर्क, कि ये साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफ वर्क पे फॉलो करती है। ये नहीं कि हाँ चीजें एकदम नॉर्मल वो हो रही है, इसमें साइंटिफिक चीजों को फॉलो करा गया है। ऑलमोस्ट इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजर, कि सबके डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल हो। ये ना हो भाई कि किसी को हमने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है तो, या फिर बहुत सारी अथॉरिटी दी हुई है, किसी को हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ, या फिर किसी पे एक साथ पे बहुत सारा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई दो लोग हो, वो एक ही पोस्ट पे काम करे, एक ही साथ में काम करे, क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ एक पे तो सारा वर्कलोड डाल दिया दूसरा वाला फ्री है? क्या आप लोग उस सिचुएशन में खुश होंगे कि हाँ भाई दूसरा तो मस्त फ्री में घूम रहा है और मैं भाई मेरे पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? आर यू सेटिस्फाइड इन इट? या आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ही कोई वो है, गुड वेरी गुड, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है हार्दिक ने, कि जो ये थ्योरी है वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं होगी, इसको समवट फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, तो अब मैं जैसे आप लोगों को भी कह रही थी कि अगर कोई दो लोग आप लोग साथ में काम कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल एक को मैंने कह दिया कि हाँ भाई तुम्हें सारा काम करना है, तुम्हें ये प्रोजेक्ट भी हैंडल करना है, तुम्हें इसकी पीपीटीज भी बनानी है, तुम्हें इसकी भी एक्सेल बनानी है, तुम्हें ये सब भी रिपोर्ट करना है, दूसरे वाले को मैं कह रही हूँ अरे ठीक है तुम रिलैक्स करो, तुम पे आज कोई काम नहीं है। क्या आप लोग खुश रहेंगे, आप लोग सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ ठीक है, आप लोग ये बोलेंगे ना कि सारा काम मेरे को ही करना है क्या, जब वो मेरे साथ मेरी पोस्ट पे है तो सारा काम मैं क्यों करूँ? राइट। तो इसलिए हमें क्या, हमें इक्वालिटी दिखानी है।
ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारी होती है हेनरी फ्योल की। इस पे क्या होता है, अंडरटुक मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सर्टेन फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब चीजों के बारे में भी हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब चीजों के बारे में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ये प्रॉपर प्लानिंग से चले, उसको पूरा ऑर्गेनाइज करे, उसको डायरेक्टिंग प्रोवाइड करे, कंट्रोलिंग भी करे। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में इससे रिलेटेड डाउट आया होगा कि स्टाफिंग भी एक चीज होती है। तो ये सब चीजें हमारी किस में आती है, हेनरी फ्योल का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन द क्लियरली डिफाइंड hierarchy levels and the role in order to maintain efficiency and effectiveness। मतलब ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि इसमें फॉर्मल सिस्टम होता है, एक हेड, उसके नीचे कोई और, उसके नीचे कोई और, मतलब इसमें पूरा फॉर्मली फॉलो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैनेजर, मैनेजर के नीचे कोई और सुपीरियर आ रहा है, उसके नीचे कोई और सबऑर्डिनेट आ रहा है, उसके बाद और उसके नीचे कोई और जा रहा है। जैसे हम लोग पूरी बात करते हैं ना कि एक सबसे मेन मैनेजर हुआ, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट का मैनेजर हुआ, डिपार्टमेंट के बाद उसके कोई एक सेक्शन का मैनेजर हुआ। तो जो ये पूरा लेवल होता है, जो हमारा पूरा लेवल डिसाइड होता है, पूरे हमें पता होता है कि भाई ये इसको रिपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई बॉस है, उसका भी कोई बॉस है, आप अपने बॉस को रिपोर्ट करते हो, फिर आपका बॉस किसी और के बॉस, सॉरी, आपका बॉस बॉस अपने बॉस को रिपोर्ट करता है। तो ये क्या है, ये वहां पे एक पूरा लेवल डिसाइड है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि क्या आपका रोल है, क्या पूरा है, मतलब चीजों को प्रॉपरली डिफाइन रखना, क्लियर रखना। ठीक है, ये किसकी थी, मैक्स वेबर की थी। जैसे हमने बात करी कि ये टेलर की थी, ये हेनरी फ्योल की है सेकंड वाली, ये थर्ड वाली जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वो मैक्स वेबर का है। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू हायरार्कीज, कि हमने अभी बात करी वो हायरार्कीज में डिफाइंड है। दिस डिवीजन हेल्प इन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ अथॉरिटी इनसे बन पाती है, साथ साथ में कंट्रोल हो पाता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली। हम प्रॉपरली, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलती हुई, हमें बहुत सही पता होगा, करेक्ट पता होगा कि भाई किसकी गलती है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। वही हमारी अगर चीजें डिफाइन ही नहीं है तो हम गलती के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, गलत प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, मैं किसको पकड़ू जब मुझे पता ही नहीं है कि भाई क्या था, या कोई डिफाइन ही नहीं है। वही मुझे पता है कि हाँ भाई इनको इसने कमांड दी होगी, ये इसकी गलती है, तो उससे क्या है, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग लाइन बनी हुई है और प्रॉपर कंट्रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी सबको क्लियर हो गई होगी। आप लोगों को पानी वगैरह पीना है तो आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, पानी वानी पी लो। मैं 5 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट कर दूंगी। साउंड नहीं आ रही है क्या? सब ओके? सबको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है कि आवाज ना आ रही हो या ऐसा कुछ? ओके, ठीक है, पानी वगैरह पी लो, उसके बाद मैं दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी। ये स्टडी मटेरियल जो आप लोगों को शायद वैसे भी मिल गया होगा, और इनकेस अगर किसी को वैसे ना मिला हो तो स्टडी मटेरियल ये एसओएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसके बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, इवन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप लोग चाहो तो इसको भी डाउनलोड करके इससे पढ़ सकते हो। इवन अगर किसी से डाउनलोड ना हो रहा हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं इसको शेयर भी कर दूंगी, तो आप लोग इसको भी रेफर कर लेना। बाकी आप लोगों को बुक्स वगैरह तो अगर मिल गई होगी तो उसमें भी बहुत अच्छे से है। मेरे पास इवन कुछ बुक्स की पीडीएफ्स वगैरह भी अवेलेबल है, मैं आप लोगों के साथ वो पीडीएफ्स वगैरह भी शेयर कर दूंगी। और साथ में ये पीडीएफ जो मैंने बनाई, मतलब जो पीपीटी मैंने बनाई हुई है, मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, इसको एज अ नोट्स यूज कर लेना। खाली इसको मत पढ़ के जाना क्योंकि चीजें क्लियर नहीं होगी। तो इसको एज अ नोट्स यूज करना, आखिरी मोमेंट पे इसको एक बार ओवरव्यू कर लेना। ओके गुड, पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, गुड। तो बस इसको आराम से पढ़ के जाना, पेपर इतना कोई टफ नहीं आता, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो पेपर बहुत इजी आता है। तो ऐसा मत सोचो कि हाँ पेपर टफ आता है या नहीं हो पाता, सब हो पाएगा, आराम से हो जाएगा।
देखो क्लासेस वगैरह से रिगार्डिंग आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एसओएल की वेबसाइट पे और उससे रिलेटेड मिल जाएगी। मुझे उससे रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, बाकी आप लोगों की ऑफलाइन वगैरह भी तो क्लासेस हो रही है, तो ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एसओएल की वेबसाइट पे मिलती रहेगी। ओके, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो हमने जो अभी फर्स्ट वाली थ्योरी तो अभी तक सबको समझ में आ गई होगी। एक सेकेंड, क्लासिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। अब इसके बाद जो हमारी देखो इसमें जो सेकंड थ्योरी थी वो हमारी थी न्यू क्लासिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ठीक है, तो न्यू क्लासिक अप्रोच क्या होती है, ये हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म है क्लासिकल अप्रोच की, जो हमने अभी ये वाली पढ़ी थी ना कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल वाली है, तो उसी का उसी का जो हम लोग बात करें कि एक्सटेंडेड फॉर्म है वो हमारा है नियो क्लासिक थ्योरी। ये बनी हुई हमारे क्लासिकल अप्रोच पर ही है, बट उससे थोड़ी ज्यादा या कह सकते हैं उसके ब्रॉडन व्यू है या उसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया है। हाँ, कोई भी एक अप्रोच आती है ना, वो स्टार्टिंग में आती है, उसके बाद ना उसमें धीरे धीरे चीजों में मॉडरेशन होती है, उस चीजों को बेटर बनाया जाता है। तो पहले वैसे ही वो क्लासिक थ्योरी आई थी, फिर उसको थोड़ा बेटर बना के उसे नियो क्लासिक थ्योरी बनाया गया। ठीक है, तो नियो क्लासिक थ्योरी राइटर्स हैव फोकस्ड ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब जिसने नियो क्लासिक थ्योरी लिखी थी, जो उसका राइटर था, उसका पूरा फोकस किस पे था, ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, कि ह्यूमन पे। अभी हम जब पूरा हमने स्टार्ट करा था इंट्रोडक्शन ह्यूमन बिहेवियर का, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन ह्यूमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए। तो जो ये वाली थ्योरी है, इसका जो पूरा फोकस्ड है वो किस पे आया, वो ह्यूमन पे आया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हमने यहाँ पे जो चीजें पढ़ी थी वो मेनली हमने मॉडल से रिलेटेड पढ़ी थी कि हाँ ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स रहना रहे, प्लानिंग कंट्रोलिंग हम चीजें कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ अथॉरिटीज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या इसमें करा है कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस के अलावा ये भी डिपेंड करता है ह्यूमन एस्पेक्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसके बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। दे मॉडिफाई द क्लासिकल थ्योरी बाय एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम एंड द ह्यूमन फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इट विद इन इट। मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि इसने क्या, इसका फोकस या इसको कह सकते हैं इसने एम्फेसिस किस पे किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिस्टम है। ठीक है, जिसमें जो ह्यूमन है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर ह्यूमन पे ही हम ध्यान नहीं देंगे या फिर हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दिया, तो उससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा या हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट आएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा उसको काम करने वाले कौन है, वहां के लोग हैं। ठीक है, उन्होंने एक यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसको हम कहते हैं हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है, इसमें ये लोगों ने नॉर्मली एक मतलब लोगों का ग्रुप बनाया, उनको कुछ टास्क दिए गए, देन उनको एग्जामिन किया गया कि हाँ उनके क्या क्या चीजें कैसी चल रही है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उनके इंटरव्यूज अलग अलग कंडक्ट किए गए, उनकी प्रेफरेंसेस पूछी गई या फिर उनके रिजल्ट देखे गए। और एक तरीके से देखा जाए तो जो जो लोग उस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थे, हमने उसके एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करी, उनके बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करी। ठीक है, हमने इनफॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स को पढ़ा, कम्युनिकेशन के पैटर्न्स को देखा कि हाँ वो लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो इनफॉर्मली कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या वो लोग फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो नॉर्मली एक इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने लोगों को जानने की कोशिश करी, लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करी। तो नॉर्मली नियो क्लासिक थ्योरी का पूरा फोकस किस पे आया, लोगों पे, कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोगों का कैसा मतलब वर्किंग है या फिर उनके बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ेगा, वो किस किस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें ह्यूमन पे अगर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमने किससे समझने की कोशिश करी, नियो क्लासिक थ्योरी के थ्रू। द देयर आर मेनली थ्री एलिमेंट ऑफ नियो क्लासिक थ्योरी। जो एक हमने एक्सपेरिमेंट की बात करी, ये दूसरा क्या है, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अभी तक हम पूरी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन का कैसा मूवमेंट है या वो किस तरीके से उसको रिलेट करेंगे। ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखो, आप लोग इतना अगर आपको नॉर्मल याद रखना, नॉर्मली आपको वर्ड बाय चीज पकड़ो कि जो हमारी ये वाली थ्योरी थी क्लासिकल थ्योरी, ये हमारी थी ट्रेडिशनल अप्रोच पे, जिसमें हम लोगों ने मतलब अथॉरिटी कंट्रोल क्या वो हमारा रोल रहेगा, या फिर किस तरीके से पूरी लाइन चल रही है, कौन सा हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल डायरेक्टिंग। हम लोगों ने प्लानिंग और एक कंपनी की वर्किंग के बारे में पढ़ा कि कंपनी कैसे वर्क करती है, पहले प्लान करेगी, फिर ऑर्गेनाइज कर रही है, डायरेक्टिंग कर रही है, कंट्रोलिंग करनी है। वही मैनेजमेंट कैसे, कौन से मैनेजमेंट कौन से लेवल पे वर्क करेगा, उसने अथॉरिटी की क्या लाइन बनाई हुई है। तो इसमें नॉर्मली लोगों के बारे में बात होने की जगह पे इसमें ज्यादा फोकस हमारा किस बात पे था, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के बारे में था। ठीक है, तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में हमारा फोकस किस पे रहा, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के बारे में। वही जो नियो क्लासिक थ्योरी है उस पर हमारा फोकस किस पे रहा, हमारा इस पे जो पूरा फोकस था वो हमारा इसमें पूरा का पूरा फोकस रहा लोगों पे।
ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे कि लोग कैसे बिहेव करेंगे, लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल हमारा पूरा ह्यूमन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हमें समझने पे हमारा फोकस रहा। तो नियो क्लासिक थ्योरी ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है बिहेवियर साइंस अप्रोच। जैसे कि नाम से पता चल रहा है बिहेवियर साइंस अप्रोच। अंडर बिहेवियर साइंस अप्रोच द नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम द बिहेवियर साइंस नेमली साइकोलॉजी, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि भाई लोगों की साइकोलॉजी से खेलो। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम उस साइकोलॉजी को, सोशलॉजी को, हम लोग इन सब चीजों को किस में यूज कर रहे हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी साइंस कैसी हुई, क्योंकि हमें इसमें कुछ चीजें हमें डिफाइन होती है कि हाँ अगर ये चीज हुई तो ह्यूमन ऐसे बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सैलरी दे रही हूँ तो हाँ मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि लोग खुश रहेंगे, वो मोटिवेट रहेंगे। ठीक है भाई, मैं उनको और दूसरे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी दे रही हूँ, मैं उन्हें ग्रोइंग की अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, या फिर कह सकते हैं प्रमोशन हो रहा है उन लोगों का। तो इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ेगा, ये हम किससे समझते हैं, उनकी साइकोलॉजी से, सोशलॉजी से। तो बिहेवियर साइंस अप्रोच में क्या है, हम नॉर्मली साइकोलॉजी, सोशलॉजी और बिहेवियर साइंस को यूज करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए। हम ह्यूमन को समझने के लिए साइकोलॉजी, सोशलॉजी और बिहेवियर साइंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक लाइन और लिखी हुई है, इट लेज एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ग्रुप डायनामिक्स एंड द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। कि इसका पूरा का पूरा एम्फेसिस किस पे होगा, मोटिवेशन पे। जैसे मैंने भी बात करी कि हमें उसको कैसे खुश रख सकती हूँ, तो उसका मोटिवेशन पे होगा, लीडरशिप पर होगा, कम्युनिकेशन पे कि मैं उसे कैसे, उससे मैं प्रॉपरली चीजों को कम्युनिकेट कर सकूं, मैं कैसे उसके साथ कम्युनिकेशन पूरा अच्छा प्रॉपर बना सकूं। तो हमारा पूरा का पूरा एम्फेसिस उस पे होगा। ठीक है, तो आई होप बिहेवियर साइंस अप्रोच भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है मैनेजमेंट साइंस अप्रोच। ठीक है, तो मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, इसमें हमारा क्या है, ये क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकल अप्रोच है, जिसमें हम लोग कहते हैं ना हम कुछ चीजों में मैथमेटिक्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लीनियर प्रोग्रामिंग यूज कर ली, ये क्रिटिकल पाथ मेथड सिस्टम होता है सीपीएम। इसके बारे में इतना डिटेल में मत जाना कि कौन कौन से मेथड होते हैं, सिर्फ जस्ट नेम याद रखो कि लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक हो गया, गेम थ्योरी, ये सब चीजें, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब चीजें किसमें आती है, मैनेजमेंट साइंस अप्रोच में। मतलब इसमें हम नॉर्मली साइंस, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव चीजों को यूज करके हम लोगों मतलब कह सकते हैं ह्यूमन को समझने की या ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। द क्वांटिटेटिव और द मैथमेटिकल अप्रोच यूजेस द primitive scientific tools for providing a quantitative basis for the managerial decisions। ठीक है, तो इसमें हम लोग टेक्निकल चीजें यूज करते हैं। अब देखो अगर मैं तुम्हें वैसे आप लोगों को वैसे वर्ड से समझाऊं तो कैसे होगा, क्लासिकल थ्योरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल व्यू है जो हमारा नॉर्मली अथॉरिटी, कंट्रोल और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, वही हमारा नियो क्लासिक जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है, उसका पूरा का पूरा फोकस ह्यूमंस पे होता है, ह्यूमंस के एस्पेक्ट्स पे होता है कि कैसे बिहेव करेंगे, उनका क्या होगा, मतलब कैसे हम उसको कर सकते हैं। वही हमारा बिहेवियर पे हमारा क्या है, हम ये सोचते हैं कि हम उसको कैसे, हम उसकी साइकोलॉजी से खेलते हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, बिहेवियर साइंस पे वर्क करते हैं। ठीक है, बिहेवियर साइंस अप्रोच में ये याद रखना कि बिहेवियर साइंस पे वर्क करते हैं, उसकी साइकोलॉजी, और प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा। मैनेजमेंट साइंस में हमारा क्या होता है कि हम लोग टेक्निक्स पे वर्क करते हैं, कि सीपीएम टेक्निक जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोग्रामिंग इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स, और ये सब चीजें, ब्रेक इवन एनालिसिस, हम नॉर्मली इसमें टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकल अप्रोचेस यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चारों समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है वो हमारी आती है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। जैसे मैंने इसमें भी बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में कि हमारी इसमें 3 अप्रोचेस आती है, सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच, सोशो टेक्निकल अप्रोच। ठीक है, तो अब बात करें कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या होती है, तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होती है हमारी, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, sorry, modern theory of organization is a system which has adapt to the variation in its environment। मतलब एक जैसे स्टार्टिंग में अभी मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। 2 इन्वायरमेंट्स होते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन से आते हैं, बताओ आप लोग, इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन से इन्वायरमेंट आते हैं। ये टॉपिक बुक में नहीं है आई नो, बट ये मतलब आप लोगों के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में कवर हो रहा है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को मटेरियल पढ़ना है तो मैं मटेरियल डेफिनेटली आप लोगों को दे दूंगी ताकि हो जाए, मतलब आप लोग इसको इजीली कवर कर सके। अब बताओ मुझे इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन सा इन्वायरमेंट आता है, इंटरनल में कौन कौन सा आता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन सा आता है।
क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, आप लोग भी रिस्पॉन्स दो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आ रही है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन से एनवायरनमेंट आते हैं? मैंने आप लोगों को अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन से आते हैं। मैं क्लास के एंड में जो मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया है उस रिलेटेड में एक बार आप लोगों से क्वेश्चन भी करूंगी, अगर किसी को फिर भी तब भी डाउट हो तो प्लीज मेरे से क्लियर कर लेना। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन से आते हैं? बताओ बताओ। चलो मैं आप लोगों को आइडिया भी देती हूँ। स्वेट एनालिसिस, स्वेट एनालिसिस वगैरह भी होता है। पिस्टल एनालिसिस, पिस्टल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पिस्टल एनालिसिस क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा आपने पिस्टल एनालिसिस के बारे में, स्वेट वगैरह के बारे में। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, राइट? क्या होता है स्वेट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, कि एक कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज उसको क्या क्या मिल सकती है, उसको किससे डर है। वैसे हमने पिस्टल के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल। वेरी गुड, करेक्ट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिल्कुल सही बताया है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, दोनों ने बिल्कुल सही आंसर्स दिए। तो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और जितने भी एनवायरनमेंट है जो कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वो एक ऐसा सिस्टम है जो अडॉप्ट करता है इसके चेंजेस को, या कह सकते हैं इनके वेरिएशन को। हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट पे, हम उसको डे टू डे पे एग्जामिन करें या उसमें हम डे टू डे पे समझे। ये ना हो कि भाई अगर देख आप लोग, अगर हम लोग लेटेस्ट ही बात करें टेक्नोलॉजी की, आजकल टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। आप लोगों की आज हर इंसान के हाथ में फोन है, वो भी हर इंसान एक अच्छे मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फोन। पहले हम लोग जब थे, मतलब आप लोग भी जब छोटे होंगे, कौन से फोन होते थे घर में? वो कीपैड वाले फोन, या कीपैड नहीं तो वो छोटे से जो इतने से फोन आते थे, छोटी सी स्क्रीन वाले, वो फोन होते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसमें कैमरा आया, टच स्क्रीन आया, कितनी सारी चीजें आ गई। ठीक है, इवन क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि हाँ आप लोग ऐसे कोई अपने क्वेश्चन को स्कैन करके डाल देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा? या फिर आप लोगों के कोई डाउट हो गया, आप लोग गूगल मैप, जैसे गूगल मैप वगैरह वाली चीजें आ गई। इवन अगर देखो पेमेंट के उसमें देखा जाए, आप लोग किसी भी आजकल शॉप पे जाते हो, वहां पे एक स्कैनर रखा हुआ होता है। हमने कभी ये बात सोची थी कि हम लोग कभी भी शॉप पे जाएंगे, हम लोग बिना पैसों को कैरी करें? आज हम लोग घर से बाहर निकलेंगे और हमें जरूरत ही नहीं होगी कि हाँ भाई हमें पैसे देने भी है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिना कुछ कैश को कैरी करे हुए घर से निकल जाते होंगे, लेकिन आप लोगों को फिर भी डर नहीं लगता होगा, क्या ठीक है ना, कुछ नहीं होता, फोन में तो है ही, स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। तो इन सब चीजों में क्या हुआ? ये सब इन्वायरमेंट में चेंजेस है। ठीक है, तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या समझाती है हम लोगों की कि हमें इन सिस्टम को या इस चेंजेस को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, साथ साथ में इसमें एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई शॉप है, ठीक है, मेरी मार्केट में कोई शॉप थी। अब मैंने ये बात देखी कि आजकल तो लोग ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, या पूरा ही वो लोग ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं। पर मैंने क्या बोला? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो कैश पे रहूंगी, मुझे नहीं लेनी ऑनलाइन चीजें। मैंने ना स्कैनर रखा, ना मैं ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही। क्या होगा? फाइनली होगा क्या? मेरा लॉस होगा ना। मेरे मेरे पास ही लोग नहीं आएंगे, या कह सकते हैं कि लोग मेरे से वो नहीं करेंगे, मतलब मेरे दुकान से कुछ नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग ये कहेंगे कि ऑनलाइन चीजें अवेलेबल नहीं है, हम तो वहां से लेंगे जहां से ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो चेंजेस आए इन्वायरमेंट में उस चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, मुझे भी खुद को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा, मुझे वो स्कैनर रखना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं मेरे को भी पूरा वो उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मैं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ भाई ऑनलाइन एक्सेप्ट करूंगी मैं भी पेमेंट, तभी मैं उनकी चीजों के साथ चल पाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोन में ही देखो तो सैमसंग और जितनी भी अलग अलग कंपनीज है, वो उसने धीरे धीरे क्या किया, चीजों को, अपने फोन वगैरह को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड किया। ठीक है, क्या वो वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे रही? या फिर मुझे एक बात बताओ कि जो आपके फोन में फीचर्स थे, क्या वो पुराने फीचर्स वही फीचर्स रहे? वो धीरे धीरे उस फीचर्स में क्या होगा, वो फीचर्स अपग्रेड हुए। ठीक है, धीरे धीरे उस फीचर्स में, पहले आप लोगों को कैमरे का फ्रंट कैमरा होता था, पहले खाली बैक कैमरा होता था, उसके बाद धीरे धीरे फ्रंट कैमरा आया। उसके बाद मेगा पिक्सल्स में देखे तो पहले कितना कम मेगा पिक्सल का आता था, कितना अच्छा आने लग गया। हम लोग इतने अच्छे, मतलब हम कहते हैं ना आईफोन के कैमरा इतना अच्छा है, उसमें पोर्ट्रे मॉडल आने लग गया, कितना कुछ आने लग गया। तो इसमें क्या हुआ, हर कंपनी ने जो वो टेक्नोलॉजी थी उसको अडॉप्ट किया। अगर बिना अडॉप्ट करे हम लोग चीजों पे रह जाते तो क्या वो चीजें ठीक रहती? वो नहीं रहती ना। तो जो मॉडल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी, उस थ्योरी ने क्या समझाया कि मॉडल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एन अडप्टिव सिस्टम which has to adjust
टू द चेंजेस इन एनवायरमेंट, मतलब उसको एडजस्ट करना पड़ता है उस एनवायरमेंट में जो चेंजेस आए उसमें। ठीक है, डे टू डे, अभी हमने वो ग्लोबलाइजेशन वाली चीज में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि बाहर से जो कंपनी आ रही है वो न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आ रही है, तो अगर मैं अपनी वो पुरानी चीजों पर रहूंगी ना तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगी, या मैं ये कहूंगी कि मैं पीछे हो जाऊंगी। ठीक है, तो मुझे चीजों को लेकर मुझे डे टू डे उस चीज को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बात करें कि इस अप्रोच को, तो इस अप्रोच को हम लोग किन तीन चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं, सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच एंड सोशो टेक्नोलॉजी टेक्निकल अप्रोच। ठीक है, तो ये मेनली जो अगर हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को बात करें तो ये तीन अप्रोचेस में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, अभी मैं ये भी आप लोगों को समझाती हूँ, उससे पहले मुझे ये बात बताओ, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी डिटेल में समझ में आ गई है ना सबको, क्योंकि इससे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने आप लोगों को ये स्पेशली इस थ्योरी को मैंने बहुत समझाया है डिटेल में, पूरा बेसिक जाके समझाया है, ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग इस क्वेश्चन को गलती से भी मत कर देना गलत, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया तो बहुत बेसिक और बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट अप्रोच जो मैंने इसमें आपको बताई वो हमारी आ रही है सिस्टम अप्रोच। देखो मैंने जैसे आपको सिस्टम अप्रोच में समझाया, सबसे पहले हमारा आता है इनपुट्स। इनपुट्स हमारे क्या होता है, जो हम लोग इनपुट मतलब कहते हैं हम लोग रॉ मटेरियल, हम लोग सबसे पहले रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर हम उससे कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसके बाद हम उसको सेल करते हैं, तो वो क्या आउटपुट निकला। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन में आपने क्या किया, पहले आपने कोई रॉ मटेरियल को डाला, ठीक है, फिर रॉ मटेरियल डालने के बाद उसमें वो ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म होने के बाद फिर उससे कुछ आउटपुट बन के निकला। ठीक है, अब जैसे गन्ना है, अगर हम बात करें गुड़ की, गुड़ कैसे बनता है, सबसे पहले गन्ना क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल, हम गन्ने को लेकर आते हैं, फिर हम उसको पूरा प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उससे हमें आउटपुट क्या मिलता है, गुड़। हम कहते हैं ना गुड़ बनता है, वो गन्ने से बनता है, तो वो गुड़ बनता है। तो सबसे पहले हमारी बात आती है इनपुट की। ठीक है, इनपुट में हमारा आता है रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज भी इनपुट होते हैं, अब ये मत बोलना कि वो इसको मशीन में कैसे डालते हैं, ऐसा कुछ भी। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी इनपुट होते हैं, कैप मतलब जिस जिस चीजों को हम प्रोडक्शन करने में यूज करते हैं या लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीज का प्रोडक्शन कर रही हूँ, अब उस प्रोडक्शन को करने में मेरे को क्या क्या चीजों की जरूरत है, मुझे लोग चाहिए जो उस प्रोडक्शन को करे। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स, पैसा चाहिए मशीन लगाने के लिए, लैंड एक्वायर करने के लिए, या जो भी है उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, कैपिटल। टेक्नोलॉजी, मशीन, मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन चाहिए, तो टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन, मेरे को सब चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ इसको कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गन्ने तो लेके आ गई, मुझे पता ही नहीं है कि गुड़ बनता कैसे, फिर मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए चीजों की। ठीक है, तो रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम उसे उसे हम सिस्टम में डालते हैं। सिस्टम में डालने का मतलब क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है प्रोसेसेस में। तो ठीक है, इम्प्लॉयज वर्क एक्टिविटी, इसमें इम्प्लॉयज वर्क करता है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती है, इसमें मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हाँ कैसे क्या चीज़ों को करना है, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल मेथड, फॉर एग्जाम्पल गन्ने को जो भी जिसमें हम बनाते हैं हम उसमें डालते हैं। ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी वर्क करती है, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है, वो अपनी अलग अलग टीम्स बनाता है, एक सेलिंग डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बना दिया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कहते हैं हम लोग, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, तो वो जितना भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी है हमारी, फिर वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज आती है। उसके बाद जो हमारा लास्ट में आता है, हमारे पास आता है आउटपुट। ठीक है, हमारा आउटपुट बनता है, आउटपुट में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी है वो। फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे आता है, हम उसको बेचते हैं तो उससे हमें पैसे मिलते हैं, तो हमारा वो फाइनेंशियल रिजल्ट। इन्फॉर्मेशन, हमें कुछ चीजें सीखने भी मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आती है। ह्यूमन रिजल्ट, भाई ह्यूमन मोटिवेटेड हुआ या उसके एफर्ट्स वो सही हुए तो उसका हुआ। अब क्या होता है, कभी कभार हम लोग उस चीजों से, देखो जैसे इन्फॉर्मेशन आई थी वो फीडबैक, अब हमने बनाया लेकिन हमें ये लगा कि नहीं यार ये ठीक से नहीं बना, हमने कुछ इसमें गलती करी या हमने कुछ कमी करी। अब हम क्या करें, हम वो फीडबैक को वापस भेजते हैं अपने इनपुट डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, जैसे इसमें ना ये वापस हमारा कहाँ जाता है, वो हमारे इनपुट डिपार्टमेंट के पास जाता है, फिर वो उसमें उस चीज़ों को प्रोग्रेस करते हैं, कह सकते हैं उस चीज़ों को ठीक करेगा, उसके बाद वो दोबारा उसे ट्रांसफॉर्म में जाएगा, फिर वो कुछ फीडबैक देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा आउटपुट बन गया, अब वो सेल होने के लिए वो गया है मार्केट, लेकिन मार्केट में हमने देखा कि भाई लोगों की तो एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही है, लोग हम जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोगों को नहीं चाहिए, लोग तो कुछ और भी चाहते हैं कि हाँ इसमें ये भी चीजें हो, ये एडवांस चीजें मिल रहे। या फॉर एग्जांपल कोई सोप है, ठीक है, आपने नॉर्मल सोप बना दिया, हाँ अब उसमें से अच्छा सा फ्रेग्रेंट नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही है, अब हमने ये देखा कि भाई लोग तो ये कहते हैं कि हाँ इसमें तो कोई स्मेल ही नहीं आ रही है, कुछ फ्रेग्रेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये फीडबैक आया हमें वहां से, अब हमने हमारे इनपुट को बोला, वाले जो इनपुट डिपार्टमेंट है उसको बोला कि भाई उसमें ऐसा कुछ भी करो कि हाँ उसमें एसेंस डालो या कुछ डालो जिससे कि फ्रेग्रेंस आए, वहां पे अच्छी खुशबू है, क्योंकि जो दूसरी कंपनीज है वो अच्छे अच्छे चीजें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये हमें फीडबैक देना होता है।
ठीक है। अब इसके पीछे क्या होता है, ये जितना भी जो भी ये पूरा सिस्टम अप्रोच है, इस सिस्टम अप्रोच में बहुत सारे इन्वायरमेंट्स वर्क करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट कौन कौन से वर्क किया, देखो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो हुआ ही, मशीन लेकर आ रहे हैं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ला रहे हैं, तो इसमें कौन सा हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हुआ। हमने इनपुट से कुछ चीजें बनाई, उसको सेल करी, तो इसमें हमारे लीगल इन्वायरमेंट भी आया, हमने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे या नहीं करी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपने जिस जगह पे अपनी फैक्ट्री लगाई, अब आपको ये बात पता ही नहीं थी कि वहाँ पे फैक्ट्री लगाना तो अलाउड ही नहीं है, वो तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे फैक्ट्री लग गई, तो इसमें क्या हुआ, आपने लीगल इन्वायरमेंट फॉलो नहीं करा। तो आपको पूरे लीगल इन्वायरमेंट देखने पड़ते हैं, साथ साथ में आपको ये देखना पड़ता है कि भाई जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस पर किसी का पेटेंट या किसी का राइट तो नहीं है। पता चले किसी का पेटेंट, किसी का राइट था, आपने वही प्रोडक्ट बना दिया, उसी के नेम पे बेच दिया। ठीक है, तो इसमें क्या आपको बहुत सारी लीगल चीजें करनी होती है, साथ साथ में पॉलिटिकल, आप लोगों को पॉलिटिकल चीजें भी बहुत सारी फेस करनी पड़ती है कि हाँ इससे रिलेटेड या इसको बनाने से रिलेटेड गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी थी, आपने वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का ध्यान ही नहीं दिया, आपने ये जो इस पे बनाने पे टैक्स वगैरह है, आपने टैक्सेस ही नहीं पे करे। तो क्या है, इन सब ये सब चीजें क्या होती है कि लीगल पॉलिटिकल ये सब चीजें इन्वायरमेंट में होती है। तो जो ये सारा प्रोसेस हो रहा है ये एक इन्वायरमेंट में वर्क करता है। ठीक है, तो इस सिस्टम अप्रोच में हमें ये सब चीजें देखनी होती है कि हम सारे इन्वायरमेंट्स में फॉलो करें, इन सब इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करें। ठीक है, तो आई होप सिस्टम अप्रोच भी क्लियर हो गया होगा। सिस्टम अप्रोच क्लियर हो गया आप लोगों को। मैंने जान के सिस्टम अप्रोच को पूरा आपको मैंने डायग्राम से समझाया है, ताकि आपको डायग्राम के थ्रू ये पूरा क्लियर हो जाए। जस्ट 2 मिनट का ब्रेक, मैं पानी वानी पी लूं, मेरा भी गला वो हो रहा है, आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए। तो अभी तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा पूरा प्रॉपर। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है कंटिजेंसी अप्रोच। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक लाइन लिखी है, देयर इज अ नो बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। मतलब हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बेस्ट वे है। ठीक है, कि हमने बुक्स में या फिर हमारी थ्योरीज बन गई या फिर बुक्स में रिटर्न में आ गया कि हाँ ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का बेस्ट वे है। तो आप लोगों को लगता है क्या कि वो पूरा बेस्ट वे होगा। अभी हमने अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि साइंस, मतलब हम साइंस को यूज करते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि हमें खाली वही फॉलो करनी है। तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज के लिए देयर इज नो बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज, कि हम लोग किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए या किसी भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी कोई भी बेस्ट वे नहीं होता। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट में जिसमें वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जो इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसको देखना। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा उस पर डिपेंड करेगा कि जिस एनवायरनमेंट में वो वर्क कर रहा है। वीडियो नहीं दिख रही है क्यों? आपके साइड पे हो सकता है नेट का इशू आ रहा हो, क्योंकि नेक्स्ट में रिप्लाई है कि वीडियो दिख रही है। हो सकता है नेट का कुछ इशू हो। वीडियो आई थिंक विजिबल है सबको। वीडियो विजिबल नहीं है क्या आप सब लोगों को? और बच्चे भी प्लीज रिप्लाई करो, आप लोगों को विजिबल है? ओके, आपको विजिबल है, बाकी और सब? यस मैम, ठीक है, वो शायद आपके साइड पे कुछ। नो मैम, जिसको वीडियो नहीं दिख रही है एक बार अपना नेट को ऑन ऑफ करके देखो, हो सकता है कुछ साइड पे इशू हो, क्योंकि आधे बच्चों को दिख रही है तो इट्स मीन ठीक इट्स राइट। हाँ, रीजॉइन करके देख लो एक बार, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, तो देखो देयर इज अ नो बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो एनवायरनमेंट में वो करता है जिस
इन्वायरमेंट में वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट की, कि इन्वायरमेंट के करेक्टरिस्टिक्स जो भी होते हैं वो, कि जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल, ये सब हमारे अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, तो इसके कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ा हुआ होगा कि इसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इवन मैं इसके करेक्टरिस्टिक्स शेयर कर दूंगी, बट हाँ एग्जाम में इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछने वाले कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हमें नॉर्मली क्या याद रखना है कि हमें इन्वायरमेंट को समझ के अपने माइंड में लेके चलना है कि कौन कौन से इन्वायरमेंट होते हैं और कौन कौन से इन्वायरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें डिटरमाइन करनी है डिजाइन। ठीक है, डिटरमाइन द डिजाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम। हमें उस एनवायरनमेंट को ये देखकर ये डिसाइड करना है कि हाँ भाई कौन सी हमें डिजाइन फॉलो करनी है, हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, या हमें कंट्रोल सिस्टम कौन सा देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो हम कोई ऐसे मतलब प्रोडक्ट में बना रहे हैं, या फिर हम ऐसे कोई इन्वायरमेंट में है जहाँ पे लीगल टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम लोगों को चीजों के लिए बहुत लीगली देखनी पड़ती है, हमारी एक गलती भी हमें लीगली चीजों के लिए बाइंड कर सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा, स्ट्रिक्ट वाला या फिर लीनियंट वाला कि हाँ ठीक है सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, या फिर एक वाला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहाँ पे आप लोगों की पूरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो, सब कुछ आपका फॉर्मली डिसाइड हो, कुछ भी गलती के चांसेस ना हो। कौन सा वाला आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, जहाँ पे हम लोगों को ये पता है कि लीगल चीजें ज्यादा अफेक्ट करती है या लीगल चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सेकंड मतलब जो लीनियंट वाला। ओके, और कोई? देखो लीनियंट वाला में सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है वो बहुत सही अच्छा है, लेकिन हमें उसके साथ साथ ना थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी लानी पड़ेगी। कैसे? अब हमें पता है कि सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड ही नहीं है, तो अगर कल को उठ के कुछ लीगली गलती हुई तो आप उसके लिए किसको बाइंड करोगे? आप उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल बनाओगे? आप कह सकते हो आप किससे ये पूछोगे कि हाँ भाई गलती हुई, जब तक आप लोगों की जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिसाइड ही नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं भाई कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसको कमांड दे रहा है। जहाँ पे हम लोगों को ये पता है कि हाँ हमें लीगल चीजें बहुत देखकर बहुत संभल के चलनी है, वहाँ पे थोड़ी चीजों को हमें फॉर्मल भी रखना पड़ता है। थोड़ी ही नहीं, मतलब क्या कह सकते हैं, हमें चीजों को फॉर्मल रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, वहीं हमें पता है कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे लोगों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा मैटर करती है या लीगल चीजें इतनी कोई अफेक्ट नहीं करती है। हाँ वहाँ पे हम सब लोग मिलजुल के कर सकते हैं, वहाँ पे हम थोड़ी सी लीनियंसी या कह सकते हैं हम थोड़ा सा एडवांटेज दे सकते हैं, हाँ कि ठीक है आप लोग अपने हिसाब से कर लो। वहाँ पे सबको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट है वहाँ थोड़ी सी चीजों को फॉर्मल लाना पड़ता है। तो ऐसे क्या है, तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल था कि हमें चीजों को फॉर्मली देखना पड़ता है, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कि क्या इन्वायरमेंट का करेक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से हमें कंट्रोल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। अब इसके बाद हमारी दो चीज आती है, ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल इन्वायरमेंट, चूज अ मैकेनिज्म स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज अथॉरिटी, वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लो, कंट्रोल थ्रू रिस्ट्रिक्टेड रूल। देखो जहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल इन्वायरमेंट में है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को पता है कि चीजें ज्यादा बदलेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, या और वो जल्दी चेंज नहीं हो पा रहे हो गए, या फिर हम कह सकते हैं कोई हमारी ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और मुझे पता है कि आगे के 5 साल तक ये गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी। उस इन्वायरमेंट में मुझे क्या करना है, मुझे सेंट्रलाइज चीजें अथॉरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, वहां पे मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा प्रोसीजर्स को लेकर, रूल्स को लेकर, क्योंकि मुझे पता होगा कि हाँ ये रूल्स ये रेगुलेशन अभी इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाले। अगर कुछ भी गलती हुई या कुछ भी हुआ तो उसका अफेक्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन को करेगी चीजें, या फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कुछ लीगल एक्शन हो जाएगा। इसलिए मुझे उस वाले चीज में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। वहीं मेरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, या क्रॉस डिपार्टमेंट कॉपरेशन, या थोड़ा सा हम कम्युनिकेशन फ्लो को या कह सकते हैं थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं किसमें, डिटरमाइन करने में डिजाइन, कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्या डिजाइन होती है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर स्टेबल इन्वायरमेंट है और देखो ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेबल इन्वायरमेंट चूज अ मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है, वहीं जो यहाँ पे चेंजिंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला यहाँ पे इन्वायरमेंट आता है वो हमारा आता है सोशो टेक्निकल अप्रोच। ठीक है, सोशो टेक्निकल अप्रोच, नाम से क्या समझ में आ रहा है, इसमें हमें सोशो टेक्निकल। ठीक है, सोशो टेक्निकल से हमारा क्या मतलब हुआ, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, करेक्ट, बिल्कुल, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जरूरी है।
देखो अब हमारे इसके बाद क्या है, सोशो टेक्निकल अप्रोच। चीजों को ना हमेशा मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि ना सबसे पहले उसको नाम से पकड़ने की कोशिश क्या करो। अगर आपने यहाँ पे नाम से चीजों को समझ लिया ना, आपको हमेशा याद रहेगी। सोशो टेक्निकल अप्रोच का मतलब, अब वर्ड को डिवाइड करो, सोशो मतलब सोशल, ठीक है, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो सोशो टेक्निकल अप्रोच मतलब जहाँ पे हमें सोशल भी देखना है, हमें टेक्निकल भी देखना है, ठीक है। तो सोशल सब सिस्टम में हमारा क्या होता है, वो कंसर्न विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल, ठीक है। वो लोगों के बारे में सोचता है, जैसे हम कहते हैं ना सोसाइटी है या कुछ भी है, वहां पे क्या वो लोगों के बारे में सोचा जाता है ज्यादा। वहाँ टेक्नोलॉजीज और इन सब चीजों के बारे में नहीं होता, वो मेनली कंसर्न किस पे करते हैं, लोगों पे, ठीक है, उसके स्किल्स पे, उसके एटीट्यूड पे, उसके वैल्यूज पे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सोशल सबसिस्टम क्या होता है, कंसर्न विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल। एग्जाम्पल में देखा जाए तो स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड द रिलेशनशिप अमंग द पीपल रिवॉर्ड द सिस्टम एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रिलेशनशिप जो इनके बीच में होगा ना, वो एक मतलब अथॉरिटी स्ट्रक्चर खुद ब खुद डिफाइन कर लेगा, चीजों लोगों को साथ में लेकर, ठीक है। वहीं हमारे जो, अगर बात करें टेक्निकल सब सिस्टम की, तो टेक्निकल्स में क्या होता है, कंसर्न विद द प्रोसेसेस, टास्क, टेक्नोलॉजिकल नीड टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट। मतलब यहाँ पे हम मेनली टेक्निकल चीजों की बात कर रहे हैं कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हम ट्रांसफॉर्म कर सके इनपुट को आउटपुट में, कि जो आ रहे मतलब इनपुट जो हम लोग, जैसे हमने रॉ मटेरियल्स वगैरह की बात करी थी, उसको हमने किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को, किसी ना किसी मशीन्स को यूज करके हमने उसका क्या किया, हमने आउटपुट निकाला, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेट अच्छी, मतलब अभी तक मैं, हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, मैं प्रोडक्ट के बारे में ना पढ़ के मैं सर्विसेज के बारे में पढ़ाती हूँ। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है दूसरी कंपनीज वगैरह को। अब उसमें क्या, उसमें हमारा इनपुट क्या हुआ, ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने टेक्नोलॉजीज को यूज किया, उसने बहुत अलग अलग चीजें देखी, या फिर कह सकते हैं जो इतनी सारी गूगल पे एप्स अवेलेबल थी, या फिर जैसे एआई है, या फिर चैट जीपीटी, वहां से सब चीजों को करा, साथ साथ में इंफॉर्मेशन गैदर करी, जो दूसरी वेबसाइट थी सब, मतलब फुल्ली उसने टेक्नोलॉजी का यूज करके चीजों को कैप्चर भी करा, साथ साथ में उसको कलेक्ट करा, और उसके बाद उसने एक सॉल्यूशन बताया दूसरी कंपनी को कि वो कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उसने टेक्नोलॉजी को यूज करके एक इनपुट से आउटपुट बनाया, ठीक है। नॉर्मल उसके पास एक कोई डाटा था, उसने उस डाटा को पूरा प्रोसेस किया, उसको समझा, उससे फिर एक आउटपुट, या कह सकते हैं एक नॉलेज बताई। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक किसी कंपनी का कुछ भी डेटा आ गया, ठीक है। अब मुझे उस डेटा से कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे ये समझ में, मुझे या फिर ये मैं समझना चाहती हूँ कि इसके ये प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, और अगर ये इसी तरीके से चलती रही तो ये आगे जाके क्या होगी, क्या इसका लॉस है, या इसका भी हो सकता है इसके आगे जाए या और ग्रो करे। अब वो मुझे कैसे समझ में आएगी, जब मैं उसके पूरी उसको बैठ के उसको एनालाइज करूं, मैं दूसरे और जगह से भी इंफॉर्मेशन निकालूं, मैं उसे दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में जो उसी सेक्टर में है उससे कंपेयर करूं, उसके बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच रही हूँ कि हाँ ठीक है, ये कंपनी ऐसे वर्क करेगी। तो इसमें क्या है, इसमें ये टेक्निकल सबसिस्टम हुआ जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यूज करें। सोशल सबसिस्टम जो लोगों पे कंसर्न करता है, टेक्निकल सबसिस्टम जो टेक्नोलॉजी पे होता है। अब क्या होता है, ये दोनों मिलके काम करते हैं, लोग तभी अच्छे से वर्क कर पाते हैं जब टेक्नोलॉजी भी उसका साथ दे। तो जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन, दोनों मिलके काम करना, सोशल और टेक्निकल दोनों का मिलके काम करना होता है जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन। एक्सटर्नल सबसिस्टम्स भी होता है, अब जैसे इसमें एक लाइन लिखी है, एक्सटर्नल सबसिस्टम कंसर्न विद द आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस एंड पुल ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्टेक होल्डर, पार्टनर, प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो मतलब कुछ चीजें होती है जो आउटसाइड से भी कंपनी की जो वर्किंग होती है उसे अफेक्ट करती है, चाहे वो स्टेक होल्डर हो, पार्टनर्स का प्रोस्पेक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम मतलब एक जो कंपनी में काम कर रहा है उसका क्या पॉइंट है, उसको नॉर्मली ये चाह रहा है कि भाई वो कंपनी ग्रो करे, वो कंपनी भले अभी प्रॉफिट ना दे रही हो, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में ना उसका कोई प्रॉफिट दे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अभी हमारे पास थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हाँ हमारी जो मतलब टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, या फिर हमारे जो आइडिया है, हमारी जो प्रिपरेशन है, इससे क्या होगा, इससे ये आगे के जो ईयर्स है उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, इवन हो सकता है ये लॉन्ग टर्म तक जाए। ये नहीं है कि हाँ भाई वो अभी इतना प्रॉफिट दे रही है लेकिन आगे पता चले एकदम से लॉस में चली गई, बंद ही हो गई। नहीं, उससे अच्छा उसने ये क्या करा, उसने ऐसा कुछ काम किया कि हाँ ठीक है हम अभी थोड़ा सा कम प्रॉफिट ले लेते हैं, लेकिन हाँ आगे ये कंपनी लॉन्ग टर्म में जाए। ये क्या, ये एक नॉर्मल भाग पे जो वर्क कर रहा है ये उसकी थिंकिंग है। वही हो सकता है जो पार्टनर है, पार्टनर की क्या थिंकिंग होगी कि भाई लॉन्ग टर्म किसने देखा है, फ्यूचर किसी को नहीं पता, कल कौन है कौन नहीं है। तो एक काम, भाई हमें तो अभी प्रॉफिट चाहिए, हमें नहीं पता कि आगे कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, हमें नहीं सोचना कोई लॉन्ग टर्म का, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें अभी प्रॉफिट चाहिए। तो जो ये एक्सटर्नल सब सिस्टम्स होते हैं ये भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारी बात करें मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जिसमें ये तीनों चीजें, तीनों अप्रोचेस आती है। तो क्या है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में जो हमने पढ़ा था कि इसको सारे चेंजेस को
इसको सब चीजों को अडॉप्ट करके चलना पड़ता है। इसको सिस्टम अप्रोच भी देखनी पड़ती है कि हाँ कौन कौन से इन्वायरमेंट्स है जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं कंपनी को, उसको वो इन्वायरमेंट भी अच्छे से एनालाइज करने पड़ते हैं। वहीं उसी इन्वायरमेंट को यूज करके उसे अपने स्ट्रक्चर और कंट्रोल सिस्टम भी डिसाइड करने पड़ते हैं। और साथ साथ में उसको सब चीजें देखनी पड़ती है कि हाँ उसको एक्सटर्नली क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है, सोशल कौन कौन सी चीजें साथ में उसके बेनिफिट में काम कर रही है, कौन सी टेक्निकल चीजें उसके बेनिफिट में काम कर रही है। ठीक है, तो ये तीनों अप्रोचेस हमारी किस में आती है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में। ठीक है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ये वाला जो लास्ट वाला पढ़ाया था मॉडर्न वाला मैंने, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ये क्लियर समझ में आ गई है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है इसके बारे में, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ाया है आप लोगों को। किसी को कोई डाउट? मैं वेट कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। शॉर्ट में एक कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया? शॉर्ट में एक बार समझा दूं? ऑटोक्रेटिक मॉडल, ओके। और साथ में शॉर्ट में एक बार समझा दूं, ठीक है, मैं कोई नहीं, मैं दोबारा समझाती हूँ, नो प्रॉब्लम। पहले मैं ऑटोक्रेटिक मॉडल बताती हूँ। देखो, ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है, नॉर्मली इसमें ना हमारा सबऑर्डिनेट और वो सुपीरियर वाली हमारी रिलेशनशिप फॉलो होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बॉस हूँ, ठीक है, यहाँ पे वो बॉस वाली दिमाग में ना चीज एक ऐसे लेके चलो कि आपको क्या करना है भाई, आपको सिर्फ आपके बॉस का सुनना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी थिंकिंग यूज नहीं करनी है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, मेरा बॉस मुझे जो बोलेगा मुझे जस्ट वो फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोक्रेटिक मॉडल में ये होता है, मैनेजर सिर्फ ऑर्डर देता है और एम्प्लॉयज को सिर्फ उस ऑर्डर को फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ऐसे होता है ना ए बी, और ऐसे हम लोग जैसे आप लोगों की ना बुक्स वगैरह में आता होगा पहले कि ऐसे ए लिखा हुआ होता था, उसके बाद एरो करके नीचे बी, कि ए से जो कमांड है वो बी को जा रही है। ठीक है, लेकिन बी से कोई सॉल्यूशन या कोई फीडबैक ए तक नहीं जाता है। दैट्स मीन कि जो बी है उसको सिर्फ ए के जो चीजें हैं उसको फॉलो करनी है। मतलब बी को, जो बी एक एम्प्लॉय है उसको सिर्फ एक ही चीजों को फॉलो करना है जो ए उसका बॉस है। बाकी हाँ उसको उसके अलावा कुछ नहीं देना है, वो कोई फीडबैक नहीं देगा, वो कुछ भी नहीं देगा, जस्ट मैनेजर का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को फॉलो करना है। तो द मैनेजर गिव ऑर्डर एंड द एम्प्लॉय हैव टू ओबे द ऑर्डर, मतलब मैनेजर सिर्फ ऑर्डर देगा और एम्प्लॉय को उस ऑर्डर पे वर्क करना है या उस ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, द मैनेजर एक्सरसाइज ए कमांड ओवर द एम्प्लॉयज, मतलब उसकी कमांड होगी, वो वही एम्प्लॉय को वो बोलेगा और वो एम्प्लॉय को करना पड़ेगा, उसका पूरा कंट्रोल होगा एम्प्लॉय पे। ठीक है, अंडर ऑटोक्रेटिक कंडीशन एम्प्लॉयज यूजुअली गिव मिनिमम परफॉर्मेंस। वो मिनिमम परफॉर्मेंस क्यों देते हैं भाई, क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो कुछ आगे पीछे कुछ करना ही नहीं है, मेरे को अपना दिमाग ही यूज नहीं करना। मुझे बोल दिया मैनेजर ने कि हाँ जाओ ये बना के लाओ, ये एक्सेल बना के लाओ, या फिर ये कलेक्ट करके आओ, मैं गया, मैं वो कलेक्ट करके आ गया। ठीक है, और उसमें वेजेस भी कम मिलता है। हाँ उसको ये बोलेंगे तुम्हें एक काम ही तो बोला था, तुमने वो काम कर दिया बस। उसमें कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तुम्हें कुछ भी नहीं होता, मतलब ये भी नहीं होगा कि हाँ तुम अच्छा आइडिया दे रहे हो तो तुम्हारे लिए आगे अच्छा होगा, तुम्हें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारा होता है ऑटोक्रेटिक मॉडल। आ गया समझ में? ओके। उसके बाद शॉर्ट में कौन सा वाला समझाना है, ब्रीफ में एक बार ये बता दो मुझे, ब्रीफ में कौन सा वाला समझाना है? सोशल वाला, ओके। स्टूडियल मॉडल, कस्टोडियल मॉडल भी किसी ने लिखा हुआ है, मैं वो भी बता देती हूँ क्योंकि मैं इसी इसी वाली स्लाइड पे थी। कस्टोडियल मॉडल में हमारा नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम लोग को वहां पे था कि कमांड फॉलो करनी है, कस्टोडियल मॉडल हमेशा हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के पे डिपेंड करता है। मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमारा किसके आसपास घूमता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटीज एम्प्लॉयज की। इकोनॉमिक सिक्योरिटीज हमारा क्या मतलब है, वेजेस, बेनिफिट, मनी, ये आप सोचो मनी के टर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली जो एम्प्लॉय होता है उसका फोकस किस पे होता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। ठीक है, अब जब मुझे पता है भाई मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है तो ऑफकोर्स मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, या मुझे ये बात पता है कि हाँ मैं अच्छे से ज्यादा वर्क करूंगी, मैं अच्छी प्रोडक्टिविटी दूंगी, तो उससे क्या होगा, मुझे अच्छी पेमेंट मिलेगी। तो पूरा कस्टोडियल मॉडल हमारा किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी या फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। तो ये आ गया होगा। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी भी मैं समझा देती हूँ।
देखो, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हमारी क्या होती है, रिप्रेजेंट करती है ट्रेडिशनल व्यू को, जो पुराने जमाने से, या कह सकते हैं हमारे जो पुराना सिस्टम चला जाता था, ये पुरानी थिंकिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि वही सब चीजें, कि हमें साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ये सब चीजों के बारे में आप लोगों ने 12th से पढ़ते आ रहे हो। हार्मनी इन अ ग्रुप ऑफ इन अ ग्रुप एक्शन रेदर देन स्कॉर मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट, ये सारी जितनी भी हमारी चीजें हैं, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये पुरानी थिंकिंग पे है। अब अगर हम लेटेस्ट थिंकिंग की बात करें, तो हमारी जो लेटेस्ट मॉडर्न है, वो हम किस पे थिंकिंग पे आ रहे हैं, कि भाई लोगों को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि हम जस्ट भाई प्लान कर रहे हैं, हम कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन भाई हमने तो लोगों से पूछा ही नहीं कि लोग खुश है या नहीं। जैसे हमारे इसमें देखो, सेकंड वाला आता था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें फंक्शंस पे हम लोगों ने फंक्शंस पे पूरा ध्यान दे दिया, कि प्लानिंग कर रहे हैं हम, चीजों को ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं हम, उसको डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने लोगों पे तो ध्यान दिया ही नहीं, कि हाँ लोग सेटिस्फाई है या नहीं, या फिर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, हमने एक चीजें समझने की कोशिश ही नहीं करी। तो जो क्लासिकल थ्योरी है, वो थ्योरी ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड व्यू है ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो पुरानी थिंकिंग की, हाँ वैसी एक प्लान बनेगा, उसमें चीजों को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, फिर हम उसको डायरेक्टिंग प्रोवाइड करेंगे, उसको कंट्रोलिंग करेंगे, उससे फीडबैक लेंगे, दोबारा प्लान बनाएंगे, दोबारा ऑर्गेनाइज करेंगे, दोबारा डायरेक्टिंग करेंगे। तो क्लासिकल थ्योरी वही पुराने वाले पे है, जो पुराने जिस हिसाब से चलते आ रहे थे, सारा चीज उसी पे चलती है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भाई, कि भाई एक जन कमांड देगा, दूसरा उसको फॉलो करेगा, जस्ट फिर वो दूसरे अपने नीचे वाले को कमांड देगा, उसको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में पुराने टाइम से चला आता था, क्लासिकल थ्योरी वही सब पुरानी चीजों पे, वही पुरानी चीजों पे चलती हुई आ रही है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या होता है, इट इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड हायरार्की लेवल एंड द रोल इन ऑर्डर टू मेंटेन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसका मतलब ये है कि ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो सिस्टम है, जिसमें हायरार्की लेवल्स प्रॉपर्ली डिफाइन होगा। हायरार्की लेवल प्रॉपर्ली डिफाइन का मतलब ये होता है कि एक हेड है, उसके नीचे कोई और आएगा, उसके नीचे कोई और आएगा, तो जो पूरा हायरार्की लेवल है, ये पूरा हायरार्की लेवल पूरी तरीके से डिफाइंड होगा, उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें हमें पता होगा कि हाँ ये गलती है तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे बॉस कोई और हो गए, मेरे बॉस का भी कोई और बॉस होगा। ठीक है, तो ये जो पूरी डिफाइन है ना चीजें, इसको कहते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है और कंट्रोल होता है। ठीक है, हमें पता है भाई हमारी किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा कंट्रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद किसी ने, एक मिनट, सोशो वाला रह गया था ना, वो वाला मैं समझा देती हूँ एक बार दोबारा। हाँ, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से ही कह रहे थे, एक बार पूरा ब्रीफ में समझा दूँ। तो देखो, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में जो हमने अभी भी बात करी थी, कि ये अडॉप्ट करता है वेरिएशन, इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करता है, उसको कहते हैं हम लोग मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। मतलब हाँ ठीक है, ये ह्यूमन का ध्यान दे रहा है, साथ साथ जितने भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेस हो, लीगल हो, इन्वायरमेंटल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, या जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे चेंजेस को अडॉप्ट करता है। जिसमें हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, सिस्टम अप्रोच, कंटेंजेंसी अप्रोच एंड सोशल टेक्निकल अप्रोच। ठीक है, सिस्टम अप्रोच में हमारा क्या होता है, वही कि वो इनपुट को यूज कर रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है आउटपुट में, और जिसमें इतने सारे जो इन्वायरमेंट है, जैसे लीगल चीजें देख रहा है, पॉलिटिकल के, या फिर टैक्सेस पे करना, या दूसरे हम जो भी जितने भी इन्वायरमेंट हो सकते हैं, उन सब इन्वायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करके कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पूरा सिस्टम से चल रहा है, इनपुट देन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस देन आउटपुट। तो ये क्या, ये पूरा सिस्टम को फॉलो किया गया। उसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है, जो मैंने आप लोगों को समझाया था कंटिजेंसी अप्रोच, की कंटिजेंसी अप्रोच में क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स वो देखता है सारे इन्वायरमेंट के, क्या क्या इन्वायरमेंट के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है, फिर उसके बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, या कौन सा कंट्रोल सिस्टम होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल है, तो उसमें कौन सा हम लोग सेंट्रलाइज्ड करेंगे, या फिर मतलब सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टेबल इन्वायरमेंट में है, तो हम लोग कौन सा सेंट्रलाइज अथॉरिटी को फॉलो करेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन को फॉलो करेंगे। वही अगर ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग वाली है, तो उसमें हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर या फिर डिसेंट्रलाइज अथॉरिटीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम करेक्टरिस्टिक्स को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्ट्रक्चर होगा। सोशो टेक्निकल में क्या होता है, इसमें हम सोसाइटी से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड सारी चीजें देखते हैं, कि हम क्या सिस्टम, क्या रिवॉर्ड सिस्टम होगा जिससे लोग मोटिवेट हो पाए, कौन सी अथॉरिटी का स्ट्रक्चर होगा। मतलब इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग वर्क कर रहे हैं उसके आसपास की चीजें होती है। वही टेक्निकल में क्या होता है कि भाई हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते हैं, या फिर जो हम कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो ये सब टेक्निकल सबसिस्टम, नेम से समझ में आ रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों मिलके काम करती है। ठीक है, ये दोनों का जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन होता है,
तो इस अप्रोच को हम कहते हैं सोशो टेक्निकल अप्रोच, जहाँ पे हम लोग भाई लोगों का भी ध्यान रखते हैं, उसके स्किल्स एटीट्यूड वैल्यूज का भी, साथ साथ में हम टेक्नोलॉजी का सिस्टम मतलब टेक्निकोलॉजी को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी अब क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट किसी को? तो अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है? तो ये हमारी यूनिट 1 एंड हो रही है, जो हमने सिलेबस में देखी। हेलो। अब ऑडिबल है सबको? ओके ओके। तो मैं आप लोगों को यही कह रही थी कि जो ये वाला है, इसमें अभी हम लोगों ने आज वाली यूनिट में हमने पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह पूरा कवर कर लिया है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। जो हमारी कल वाली यूनिट है, वो हमारी कल वाली यूनिट भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म, तो कल वाली यूनिट में हम लोग इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें परसेप्शन, इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो यूनिट 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल वाली क्लास में हम सारा कवर कर लेंगे। बाकी जो आज की पीपीटी है वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक सेकेंड, मैं आप लोग के साथ ड्राइव का लिंक ही शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग उससे एक्सेस कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ ड्राइव का लिंक शेयर कर देती हूँ, उस वाले लिंक से आप लोग इजीली एक्सेस कर लीजिएगा। लिंक सबको विजिबल होगा। इस वाले लिंक में मैं अभी स्टडी मटेरियल और सिलेबस वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अभी मैंने इसमें पीपीटी नहीं डाली है, मैं पीपीटी भी डाल देती हूँ आज वाली। सब लोगों को लिंक मिल गया है, तो सब लोगों के पास अब पीपीटी अवेलेबल है।
किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जो भी आज कवर किया हमने यूनिट 1 में, उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकता है कोई। आई होप सबको सब कुछ अभी तक क्लियर था। कोई ऐसा टॉपिक जिसको डाउट हो, कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में ना आया हो? ड्राइव का लिंक सबके पास है, सब लोग अब एक्सेस कर सकते हैं, सबको विजिबल है उसमें पीपीटी? ओके, मैं सिलेबस भी साथ में उसी में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो जिसको सिलेबस भी देखना हो तो वहाँ से चेक कर लेना। स्टडी मटेरियल सबके पास होगा, साथ में मेरे पास कुछ बुक्स की पीडीएफ्स है, मैं वो आप लोगों के साथ बुक की पीडीएफ भी कर दूंगी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो स्टडी मटेरियल में ना हो, तो आप बुक से रेफर कर लेना। बाकी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर कोई बुक परचेज करना चाहते हो तो टी एन छाबरा अच्छी बुक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। बाकी स्टडी मटेरियल इनफ है, तो आप स्टडी मटेरियल और ये पीपीटी वगैरह से भी कर सकते हो। ओके, तो फिर कल सेकेंड यूनिट के साथ कल सेकेंड यूनिट कंप्लीट करते हैं। यूनिट 1 आज पूरी कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन पेपर वही, मैं क्वेश्चन पेपर ले आऊंगी आप लोगों के लिए, शेयर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी लास्ट क्लास में, ताकि उसको भी हम एक बार रिवाइज कर ले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन एंड करते हैं। ओके।